क्यों जी रेडी हो? तो हेलो एंड व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यार एकदम से बवाल टॉपिक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं रिसेंट। हम फिर से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है भैया? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर ही रहने वाले हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई हम कहाँ से उठा रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें पूरे के पूरे मैंने 10 ईयर्स के क्वेश्चन लिए हैं, उसके साथ साथ इसमें आपको ऑल इंडिया और उसके साथ दिल्ली। ठीक है, अब मैं बोलूँगा यार हम तो ऑल इंडिया में पढ़ते हैं, दिल्ली के क्यों ले रहे हो सर? तो देखो इसका जाहिर सा कारण सिर्फ एक ही है कि दिल्ली के क्वेश्चन ऑल इंडिया में आ जाते हैं और ऑल इंडिया के क्वेश्चन दिल्ली में आ जाते हैं। और उसके अलावा आप देखोगे फॉरेन के भी क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपके दिल्ली सॉरी ये अपन जैसे अपना दिल्ली के क्वेश्चन है ना, वो कई बार ऑल इंडिया में आए हुए हैं या फॉरेन का क्वेश्चन है ऑल इंडिया में आए हुए हैं। तो सर हम कैसे पढ़ेंगे? हमको ऐसा मालूम चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो 10 साल में बहुत ही आएंगे, 100 क्वेश्चन साइंस में। तो देखो सिंपल सा रैंडम मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास एट द एंड बहुत कम समय बाकी है, आपके पास भी और हमारे पास भी, और उस पूरे टॉपिक में हमें पूरा का पूरा सिलेबस करना है इन 30 डेज। ठीक है, तो इसके लिए अपने को मालूम होना चाहिए कि कौन सा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किससे ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सिर्फ उसी टॉपिक को करेंगे। ठीक है, अभी मेरी थोड़ी राइटिंग पे थोड़ा सा इग्नोर मारना यार, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत है, बाकी बाद में मैं इंप्रूव कर लूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अब एक चीज और देख लो कि हमारा जो टॉपिक होगा हम कुछ इस तरीके के समझ रहे होंगे। मैं ट्रांसक्रिप्शन का कुछ अपना हैंड रिटन नोट्स भी लेके आया हूँ, तो आप इसके थ्रू समझोगे एक बेटर वे में कि हम कैसे इस टॉपिक को भी समझेंगे। देखो पूरी चीजें एकदम डिटेल में नहीं होने वाली है, मैं अभी आपको अभी से बता देता हूँ। ठीक है, पर इतना हम पढ़ लेंगे, इतना मैं समझा दूंगा कि आप आराम से एक बार अपने से भी पढ़ोगे, और सारे वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा। अगर आप फुल डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो वो पहले से अवेलेबल है, कमेंट में भी दे दूंगा, आई बॉक्स में भी दे दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और इसका जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन और हमारे अदर ऐप में वगैरह वगैरह जगह पे, जैसे सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा ट्विटर वगैरह जगह पे इसकी लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आ रहा है, हम पहले ही टॉपिक में करेंगे अपना ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा रैप कर दिया जाए, अब उठाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देखो ट्रांसक्रिप्शन में हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम एक चीज फ्रेमिंग को भी समझते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ लेबल अ ट्रांसक्रिप्शन। इस कलर को मैं बदल रहा हूं, ग्रीन कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ लेबल अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फ्रॉम विच द आरएनए सेगमेंट गिवन बिलो हैज बीन ट्रांसक्राइब। तो एक्चुअल में जो हमारा आरएनए का ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये किस तरीके से ट्रांसक्राइब किया गया है, यही समझाना है बच्चा। एक नंबर फाड़ू। और कंप्लीट नेम ऑफ द एंजाइम्स दैट ट्रांसक्राइब्ड दिस आरएनए, और क्या क्या एंजाइम्स इसमें रिक्वायर्ड किए गए हैं इस चीज को। कब ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब ये क्वेश्चन आया हुआ है? और ये आया हुआ है आपका दिल्ली 2019। अब इसी चीज में अपन थोड़ा सा आप नीचे भागो और आप देखोगे कि सेकंड पेज में एक्सप्लेन्स द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एचएनआरएनए, यानी ये मेरे ट्रांसक्रिप्शन का ही टॉपिक का क्वेश्चन है भाई। कहां का टॉपिक है? ट्रांसक्रिप्शन का ही मेरा क्वेश्चन आ रहा हुआ है, और ये आपका 2018 में कंपार्टमेंट में आया हुआ है। ये कोरोना काल वाले मैंने क्वेश्चंस नहीं उठाए एट द एंड, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही दे दिया गया थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पास भी आपके जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूरा ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर है। व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो एट द एंड हमारा टॉपिक कौन सा आ रहा है? ट्रांसक्रिप्शन, ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट। तो देखो हमारे जो मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी अपन नेक्स्ट पेज पे भी जाएंगे, तो हमें सिर्फ एक ही है, कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन। ये तो देखो ये तो जस्ट ऊपर ही करके आए थे, दिल्ली 2012। दिल्ली 2012 में ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम, यूनिट ऑफ प्रमोटर टर्मिनेटर ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल स्टैंड। ये जो है स्टैंड दिया गया इसी तरीके का, इसके थ्रू हमें क्या पूरा का पूरा इसे कंस्ट्रक्ट करना है, और इसमें आरएनए स्टैंड जो ट्रांसक्राइब हो रहा है अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, उसकी पोलैरिटी भी इंडिकेट करना है, सिंपल सा। और ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, मतलब पुराने ही क्वेश्चन इसने हमें वापस लपेट दिया। एक बात आपको समझना है सिंपल सा ध्यान से, कि सीबीएसई के पास ज्यादा अच्छे माल नहीं है, इसलिए वो बार बार पुराने ही माल आपको चिपकाएगा। ठीक है, ओके। तो एक बार अपन क्या टॉपिक समझें, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं टॉपिक लिख के लाया हूं, तो आपको हम ऊपर ऊपर ही समझाएंगे। बाकी इसके सोल्यूशंस भी डाल दूंगा मैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, सोल्यूशन जैसे कि अपन इसको दिखा देता हूँ, सोल्यूशन भी अपने पास ये इस तरीके से सोल्यूशन रहेगा इसका, तो आपको एट द एंड कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें चलना है पहले पेज में। आप
तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली है क्या? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन कॉपी होता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। थोड़ा जूम कर लिया जाए। यस सर, हाँ जूम कर लो क्योंकि चीजें दिख नहीं रही है। ठीक है, ओके। अब देखो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन आपका फ्लो होता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। इसी प्रोसेस को अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब देखो ये इसमें एक प्रिंसिपल गवर्न करता है इस प्रोसेस को। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का जो प्रिंसिपल है यही चीज प्रोसेस गवर्न करता है। सिंपल सा ये बात ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है। अब सबसे पहले हम थोड़ी और बातें स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक ही अगर आपने समझ लिया भाई तो सारे क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ओनली सिर्फ एक स्टैंड में होता है। चीजें हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक स्टैंड में ही होता है। क्यों होता है? इसकी दो तीन रीजंस हैं। जैसे कि हमारा पहला रीजन तो आ जाएगा कि दो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बन जाएगी। अगर मेरे दोनों ही स्टैंड्स में ट्रांसक्रिप्शन हो जा रहा है, मान लेते हैं इस तरीके का एक स्टैंड है, इस तरीके का एक स्टैंड है, अगर ये दोनों ही स्टैंड पार्टिसिपेशन करेंगे आपका न्यू आरएनए की स्टैंड बनाने में, तो इससे दिक्कत जानते हो क्या हो रही है? इससे दिक्कत ये हो रही है कि ये आरएनए जो आपके पास आ रहा है, एक मिनट इसकी थिकनेस तो कम कर दिया। ठीक है, ये आरएनए ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा। एक तो ये दिक्कत आ रही है और दूसरी दिक्कत है ये आ रही है कि ये दो डिफरेंट, क्योंकि हमें देखो एट द एंड एक स्टैंड से एक आरएनए निकलेगा, इस स्टैंड से एक आरएनए निकल जाएगा, तो ये एक आरएनए एक ये आरएनए दो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बना लेंगे भाई साहब। अब अगर दो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बन गई, हमें तो इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन तो कर लेगा पर ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो खुद ही एक स्टेबल फॉर्म बना लेता है। तो ये चीजें आपको समझ लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज को आगे भागते हैं अभी आपको। ठीक है, अभी देखो ओके, अब थोड़ा नीचे चलते हैं इसी चीज में। अब क्या क्या इसके और पॉइंट्स आ जाएंगे, रिलेटेड पॉइंट्स। हाँ, लेट्स सी। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए कैसे हो रहा है भैया? तो यहाँ तीन रीजन से डिफाइन होता है। एक तो प्रमोटर होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। फटाफट इस चीज को देख लेते हैं कैसे कहां हो रहा है ये, कहां क्या। देखो प्रमोटर ये वाले पोजीशन को बोल रहे हैं अपन, प्रमोटर बोल रहे हैं। व्हाट इज प्रमोटर? प्रमोटर एक ऐसा रीजन होता है जहां पास से आकर के आपका आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, दैट इज आपका प्रमोटर। टर्मिनेटर क्या होता है? टर्मिनेटर एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पास आपका आकर के क्या जुड़ता है, एक तरीके से आपका आरएनए पॉलीमरेज हटता है, जुड़ता नहीं है, हटता है। ठीक है, तो यहां पास से आपका क्या ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। तो प्रमोटर आपका रीजन आइडेंटिफाई कर रहा है, एक ऐसा पोजीशन जो आपकी प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और ये एंड करने की प्रोसेस को खत्म दिखाएगा। यहाँ दो स्टैंड होंगे, एक तो आपके पास टेम्पलेट स्टैंड होगा इस तरीके से और एक कोडिंग स्टैंड होगा। ठीक है, सारे नोट्स आपको दे दिया जाएगा। जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड होता है उसकी पोलैरिटी 3 क्या होती है 35 यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, और जो कोडिंग स्टैंड होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। खत्म यार। अब इसमें और क्या इंफॉर्मेशन रह गई है? बाकी जो इंफॉर्मेशन रह गई है उसे अपन आगे करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब जल्दी से इस चीज को अपन क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी सी एक बेसिक ले लिया हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कंस्ट्रक्ट अ लेबल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या करना है? यूनिट फ्रॉम विच द आरएनए सेगमेंट गिवन बिलो हैज बीन ट्रांसक्राइब, जिससे ये ट्रांसक्राइब हुआ है। तो देखो सबसे पहले आप इस आरएनए मॉलिक्यूल में देखोगे तो हमें क्या दिखेगा कि भैया ए टी टी। अभी ये तो आरएनए है ही नहीं ना, क्योंकि आरएनए में तो होता क्या है, थायमिन की जगह सर यूरासिल होता है। तो सबसे पहले इस स्टैंड को हमें आरएनए का बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस तरीके का ड्रॉ करो और जहां पास आपको ये दिखे टी उसकी जगह यू कर दो, मतलब ए और फिर यू इस तरीके से। अब इसका सोल्यूशन पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, जल्दी से अपन इसका सोल्यूशन पार्ट देखते हैं तो आपको चीजें और बेटर वे में समझ आ जाए। ठीक है, 37 ओके, पीछे वाले में 35 36 37 ये देखो। ठीक है, इस चीज को जूम करते हैं। ओके चलो, अभी देखो सबसे पहले इस प्रोसेस में इसने भी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है उस चीज को समझा दिया। द ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द बेसिकली प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड टू आरएनए। ठीक है, देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे कॉपी हो रही है,
चीजें जल्दी जल्दी अपन समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है, ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन ट्रांसक्रिप्शन बोले दे रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज योर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मेन चीज ट्रांसक्रिप्शन का इसने समझा दिया। ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ट्रांसक्रिप्शन में क्या चीज मेन जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसने स्टैंड जो था उसको सही किया, क्योंकि देखो अपने पास स्टैंड बदलना जरूरी था। आपको यहां समझना है कि जहां पास थायमीन था उस वाले क्वेश्चन में देखो वहां पर थायमीन है, ठीक है। थायमीन, इस वाले थायमीन को इसने रिप्लेस किया है, ठीक है। ये देखो, ये थायमीन, इस थायमीन की जगह इसने यूरासिल कर दिया है। तो जहां जहां थायमीन वहां वहां इसने यूरासिल डाला। खत्म यार। तो स्टैंड सही किया। अब इसके बाद इस गिवन सेगमेंट हैज गिवन ट्रांसक्राइब, राइट द कंप्लीट नेम ऑफ द एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब दिस आरएनए। इस आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए कौन सी एंजाइम का यूज किया गया है? तो सिंपल सी, इसको कौन सी यूज किया गया भाई, यहाँ आरएनए, चीज को थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और अगर इसको अपन पूरी तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है। अपन को हर चीज कैपिटल में लिखना है। इसको भी रख कर देता हूं ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अपन ने इसने इस प्रोसेस में यूज किया है। ओके, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपको करना था। राइट द कंप्लीट नेम ऑफ द एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब दिस आरएनए, ठीक है। इस आरएनए को ट्रांसफर करने के लिए कौन से एंजाइम यूज किया गया वो देखो। तो सिंपल से आप देखो तो हमने प्रोसीजर को इतनी ही सिंपल में रखना है और अपने आंसर को उतना ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देना है। इसने देखो अपन ने प्रमोटर, ये वाली चीजें इस अपने नोट्स में भी समझाई थी आपको, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, वो चीज यहाँ भी आपको लिखना है। बाकी बस आंसर इतना ही रहेगा, इतने ही आंसर में आपको 3 मार्क्स मिल जाने हैं। ओके जी, चलो ठीक है, समझ आया आपको किस तरीके का है। हाँ, एक और इसी के साथ मैं सीरीज आगे स्टार्ट करूंगा जिसमें अपन सीखेंगे कि टॉपर्स इस आंसर को कैसे लिखे हैं। यानी अगर मैंने दिल्ली 2019 का ये वाला क्वेश्चन उठाया ना, तो मैं उसी साल का एक टॉपर की आंसर शीट भी बाद में डिस्कस करेंगे कि बंदे ने लिखा कैसे था, ठीक है। उस बंदे ने कैसे लिखा था, इस चीज को अपन को समझना पड़ेगा। चलो तो उसको समझेंगे बाद में, बट अभी अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्लेन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का पोस्ट क्या कर रहा है, हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन समझाना है। देखो सिंपल सा, अगर मैं आपको ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूं तो एचएनआरएनए का क्या मतलब लफड़ा रहता है। एचएनआरएनए जो आपके पास होता है ये आपकी एडवांस फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। ये अनमॉडिफाइड फॉर्म है, यानी जब तक एचएनआरएनए में 2 स्टेप्स, एक तो कैपिंग और दूसरी टेलिंग, ये दोनों प्रोसेस नहीं होती, दैट्स वो आपको कन्वर्ट नहीं होगा कभी भी एमआरएनए में। तो यही प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्या हो रहा है, मॉडिफाई होकर के एमआरएनए बना रहा है। इसी प्रोसेस को अपन एचएनआरएनए मॉडिफिकेशन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। अब इस चीज को आप सिंपल सा चाहो तो नोट से भी समझ सकते हो, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पास अपन करते हैं और यहाँ पास मैंने कहीं लिखा भी है इस चीज को। ओके जी, चलो ठीक है, यहाँ नीचे प्रोकैरियोटिक्स में समझाया गया है, ये देखो। ओके, अब देखो सबसे पहले अपने पास रहता क्या है, एचएनआरएनए रहता है। इसकी हमने मॉडिफिकेशन इसमें क्या किया, एक तो कैपिंग कर दिया और दूसरी टेलिंग कर दिया। अब कैपिंग एंड टेलिंग होता क्या है, देखो कैपिंग में अपन बेसिकली करते क्या है कि एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देते हैं। इस चीज को लिखा गया नहीं गया है, कहाँ ऐड करते हैं हम, इस चीज को ऐड करते हैं 5 प्राइम एंड में। कैप कहाँ पहनते हैं भैया, सर पे पहनते हैं। और डीएनए का कैप क्या होता है, डीएनए का कैप होता है 5 प्राइम एंड, ठीक है। डीएनए का कैप क्या होता है, या आरएनए का कैप कहाँ आता है, 5 प्राइम एंड में। 5 प्राइम इज योर हेड एंड 3 प्राइम एंड आपका क्या आता है, टेल आता है। खत्म, 3 प्राइम एंड क्या आता है, टेल आता है। आपका फास्फोरस कहाँ जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा होता है, 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड में जहां फास्फोरस जुड़ा होगा या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा डीएनए में या आरएनए में, वही आपका क्या बनता है, 5 प्राइम एंड बनता है। तो एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं 5 प्राइम एंड में, और ये करा क्यों जाता है, ये हम करते हैं टू प्रोटेक्ट एमआरएनए। जो हमारे पास एमआरएनए बन रहा है या फिर ये एचएनआरएनए जो हमारे पास है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। खत्म कहानी, साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है, उससे बचाने के लिए। और टेलिंग क्यों की जाती है, एक टेलिंग में हम एडिनलेट रेसिड्यूस को ऐड करते हैं। कहां ऐड करते हैं, अब आपको मालूम चल चुका है सर, हम ऐड करते हैं इसको 3 प्राइम एंड में।
खत्म खत्म। टेलिंग क्यों की जाती है? जो आपका एचएनआरएनए है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर एमआरएनए जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। खत्म। बस इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन में लिखना था, एक्सप्लेन करके लिखना था। अब लिख लोगे यार, ठीक है, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसी तरीके से इसको करना है। अब हम हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से इतनी डिटेलिंग में नहीं लेंगे, मैं बस आपको एक बेसिक समझा रहा था। अब जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो एक ही तरीके के आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, व्हाट आर द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट क्या है? आप अगर ट्रांसक्रिप्शन का पूरा टॉपिक ही कर लोगे तो ये सारी चीजें दिक्कत ही नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का मेन प्रोडक्ट क्या बनता है सर? मेन प्रोडक्ट यहाँ ऐसा लिखो, मेन प्रोडक्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब देखो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। तो अब अपन अगर मैं इसको सिंपल से बोलता हूं तो 3 आ रहा है ना, तो ये टीआरएनए बना लेगा। खत्म यार, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। सर ये सब अपने को याद कैसे रहेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में क्या बनता है, सेकंड में क्या बनता है, थर्ड में क्या बनता है? देखो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूँ, मैं अपने टाइम पे इसे यूज किया करता था। ठीक है, ओके चलो, पेज खाली नहीं है, चलो यहीं पास इसको कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर ये इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं इस चीज़ को नोट्स में भी लिख दिया हूँ, तो आप चाहो तो यहाँ पास से देख सकते हो, ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई। जैसे कि हम एक बार समझ लेते हैं इसी चीज़ को। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होंगे, एक तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंट टाइप्स की चीजें बनाएंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आर राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए एंड एचएनआरएनए की ट्रांसक्राइब कराएगा। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आपका टीआरएनए 5s आरएनए एंड एसएनआरएनए बनाएगा। अब इस चीज को सर याद कैसे रखेंगे? देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा मेरे पास ट्रिक है। आप देखो मेरा परिवार में क्या हुआ कि एक बार रेस हमने ऑर्गेनाइज किया, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया? एक तो मेरा बड़ा भाई राजू पार्टिसिपेट किया, एक मेरी मम्मी पार्टिसिपेट की, और एक मेरा छोटा भाई टाइगर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब एक्चुअल सी बात है वो मेरा भाई थोड़ा हष्ट पुष्ट है, तो ये तेजी से दौड़ सकता है, और मेरी मम्मी थोड़ी मोटी है, और तो ये इतनी तेजी से फुर्ती से नहीं दौड़ सकती हैं। और मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत ही छोटा है, तो सिर्फ बुकैया ही कर पाएगा। खत्म कहानी। तो इस रेस में फर्स्ट कौन आएगा? एक्चुअल सी जाहिर सी बात मैं बोलूं तो फर्स्ट आ जाएगा राजू भाई, सेकंड आ जाएगी मम्मी, थर्ड आ जाएगा मेरा सबसे लोकल भाई, तो छोटा वाला भाई, लोकल नहीं बोलेंगे, छोटा वाला भाई। तो अब रेस इसी प्रकार से हुई है, तो आरएनए पॉलीमरेज भी हम कुछ इसी प्रकार से याद रखेंगे। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? ठीक है, तो ये आपका आर से उठाओ, पहला वर्ड उठाएंगे तो ये राइबोसोमल आरएनए बना देगा। ठीक है, कौन सा आरएनए बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए, यानी आरएनए बना देगा। कोई और कलर लेते हैं, ब्राइटेस्ट आरएनए बना देगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या चीज बनाएगा? ये चीज आपका बनाएगा, एम को उठाएंगे अपन, एम फॉर mRNA बना देगा, mRNA, या फिर इसी को अपन अगर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है तो HNRNA लिखते हैं, तो HNRNA बना देगा। खत्म यार। राइबोसोमल आरएनए में और इसकी डिफरेंट टाइप्स को बनाएगा, जैसे 28S। देखो आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली राइबोसोमल आरएनए को डायरेक्टली नहीं बना देता, इसके सब यूनिट्स को बनाता है। ठीक है, 28S, ठीक है, इसके बाद 5S, इसके बाद 5.8S, इस तरीके की जो इसकी सब यूनिट्स होते हैं उनको ट्रांसक्राइब कराएगा। खत्म। अब ये चीजें समझ आ गई। अब आखिरी में आता है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, हम इसको जल्दी सुधारेंगे। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या चीजें बना के देगा मुझे? ये देखो, ये पहले वर्ड को उठाऊंगा, टी फॉर टाइगर और टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए या फिर एसएनआरएनए भी बोलते हैं इसे, इसका एक और टाइप होता है, और एक होता है, ठीक है, एसएनआरएनए। तो इस तरीके की चीजें ये आपको बना के दे देगा। एसएनआरएनए स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ओके, तो आपको ये बातें याद रखना है। या 5S आरएनए भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ओके, खत्म, समझ आए चीजें। अब देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिंग एंड टेलिंग। बस भैया, कैपिंग एंड टेलिंग जो अपन ने यहां समझा रखी है उसी चीज को आपको वापस समझाना है। एक्सपेंड HNRNA। अब ये देखो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। HNRNA को क्या करना है? अपने को एक्सपेंड करना, मतलब इस चीज को पूरी तरीके से इलस्ट्रेट करना है। तो सिंपल सी बात है, आपने जो यहाँ HNRNA को इलस्ट्रेट की रखा है उसी चीज को आपको समझा देना है कि इसकी मॉडिफिकेशन होने के बाद ये आपका क्या mRNA बना देता है। अब देखो, चीजें सिर्फ एक ही टॉपिक है, उसमें से बार बार क्वेश्चन इधर उधर करके आपसे पूछे पड़ा है। ठीक है, यहाँ कोई और नया चीज नहीं पूछा जा रहा है आपसे। ओके जी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट टू प्रमोट
प्रमोटर एंड टर्मिनेटर ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल टेम्पलेट स्टैंड गिवन बिलो। सिंपल सा जो अपन ने फिर पिछली बार किया था इस वाले क्वेश्चन के लिए, वही सारी इंफॉर्मेशन हमें फिर से इसके लिए लिखना है। बाकी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट आरएनए स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव ट्रांसक्रिप्शन न्यूटन विद पोलैरिटी। अब ये जो ये सबसे पहले इसमें हम तो डायग्राम बना देंगे। अब डायग्राम बनाने के बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट रहेगा ना, ये सेकंड क्वेश्चन में पूछ दिया है, तो क्वेश्चन कई बार ब्रेक करके पूछेगा। अब इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से, ये वाला 1 मार्क्स का होगा और ये वाली जो चीजें होंगी ये आपका बेसिकली 3 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ, जल्दी जल्दी अपन भागेंगे। अब मैंने बेसिक आपको समझा दिया है। हाउ इज एचएनआरएनए प्रोसीड, एचएनआरएनए प्रोसीड कैसे किया जाता है, इस चीज को समझाओ। तो एचएनआरएनए प्रोसीड कैसे होता है, सिंपल सी बात है भाई। अभी ये सेम टू सेम फॉरेन 2012। अब देखो हम एक चीज और अभी आपको एक बेहतरीन सी चीज बताता हूँ, एचएनआरएनए की प्रोसीडिंग कैसे होती है। ये क्वेश्चन अभी इससे पहले हमने यहाँ किया, कहाँ, ये देखो यहाँ पास, ये एक तरीके से ये नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, ये देखो कैपिंग एंड टेलिंग, ये वाली क्वेश्चन। तो ऑल इंडिया 2014 में यही क्वेश्चन आया और फॉरेन 2012। तो मैं बोल रहा था ना, फॉरेन के बहुत बार क्वेश्चंस क्या कर देता है, ऑल इंडिया में दे देता है। अब यही क्वेश्चन आप यहां भी देखोगे तो 2018 ऑल इंडिया में भी दे दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो भाई देखो भाई साहब, क्वेश्चन एक ही है, बस उसे बार बार घुमा के नए नए तरीके से पूछे दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर देखोगे तो आपको ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या समझाना है, मोनोसिस्ट्रोनिक structure gene in the eukaryotics have incorrected coding sequence, explain how they are different in prokaryotics। अब सिंपल से अगर आपको मोनोसिस्ट्रोनिक की बात की जाए तो व्हाट इज मोनोसिस्ट्रोनिक, आप कोई समझता है यार मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब क्या होता है। देखो सिस्ट्रोन सबसे पहले समझो, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, मोनो मतलब सिंगल और सिस्ट्रोन मतलब एक ऐसा सेगमेंट डीएनए का, इस चीज को अपन लिख दूं चाहे तो आप बोलो तो, सिस्ट्रोन का मतलब क्या होता है, सिस्ट्रोन का मतलब क्या होता है, सिस्ट्रोन का मतलब है एक डीएनए का सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड करेगा, ठीक है, खत्म यार। तो जो पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड करे उसी को अपन सिस्ट्रोन बोल रहे हैं भाई। तो हमारे जो यूकैरियोटिक्स होता है, यूकैरियोटिक जो सिस्ट्रोन होता है वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक यानी जो हम इंसान की बात की जा रही है उसमें मोनोसिस्ट्रोनिक होता है बोल रहा है। तो ये चीजें कैसे डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक्स में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में आपको पॉलीसिस्ट्रोन देखने को मिलेगा। तो इसी चीज को अपन अब ज्यादा डिटेल में खुद समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, अपन जल्दी जल्दी अब आंसर में भागेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो सबसे पहले अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में कूद जाते हैं, ये देखो। ओके जी, तो देखो मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसने ये समझा दिया, आपको किस तरीके से लिखना है वही चीज अपन भी समझा रहे हैं, ठीक है। तो मोनोसिस्ट्रोनिक चीज को समझाए, मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक्स हैव इनकरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटररोन। इंटररोन की प्रेजेंस के कारण मोनोसिस्ट्रोनिक एक इंटरप्टेड होता है, ठीक है। इंट्रोन्स क्या होते हैं, इंट्रोन्स आर बेसिकली नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब जो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स में किस तरीके से डिफरेंट है, इस चीज को समझा दिया है सिंपल सा। देखो प्रोकैरियोटिक्स में सबसे पहले बताया है और इधर साइड यूकैरियोटिक्स में बता दिया है। तो प्रोकैरियोटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो पहले पॉइंट देखो, यहां पर जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसमें कंसिस्ट करते हैं, मतलब ये प्रोकैरियोटिक्स में ऐसा नहीं है कि एक स्टैंड जो हमारे पास एमआरएनए दे दिया जा रहा है, जैसे कि अपन सिंपल सा ये वाला एक स्टैंड ले लेता हूं एमआरएनए का, ठीक है। ये एमआरएनए का जो स्टैंड है ये पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, इसमें हर एक बेसिस पार्टिसिपेट करेंगे प्रोकैरियोटिक्स के केस में। बट ये चीजें सेम नहीं होगी, जैसे ये वाला आपका आरएनए जो निकल रहा है ये एक डीएनए से निकल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पास ये चीजें सेम नहीं होगी, ये वाला जो आरएनए है बेसिकली ये इसमें 2 सीक्वेंस होगा, एक तो एक्सोन भी होगा, दूसरा इंट्रोन भी होगा। साथ तक इस चीज को अपन ने बेटर वे में आपको समझाने की कोशिश भी की है, आप चाहो तो अपन इसे इस तरीके से थोड़ा सा अपन नीचे जाऊंगा, इसके डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन अपन लेके आए थे, आपके लिए बनाया था मैं। ओके 2 मिनट वेट करो यार, ये देखो सिंपल सा बना हुआ है। तो आपके पास जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें देखो एमआरएनए जो बनेगा प्रोकैरियोटिक्स के केस में, ये वाला जो एमआरएनए बन रहा है ये सिंपल सा कैसा होगा कि इसमें एक्सोन इंट्रोन का कोई केस नहीं है, मतलब जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी कोडिंग सीक्वेंस रखेंगी, ठीक है। कोडिंग सीक्वेंस रहेगी, मतलब ये वाली जो चीज दिख रही है ये एमआरएनए,
इसमें कोई भी पोस्ट मॉडिफिकेशन मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये वाली जो चीजें mRNA, अगर मैं यूकैरियोट्स या यूकैरा की बात करता हूं तो वहां पास आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो एक्सोन देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ बीच बीच में इंटरोन्स देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे कि अपन इस चीज को अपन डोनेट भी किए हैं, ठीक है, तो ये वाला जो सीक्वेंस का पार्ट है, इस चीज को थोड़ा और जूम करता हूं, ठीक है, ओके। तो ये वाला सीक्वेंस का जो पार्ट देखो, ये क्या है आपका, बेसिकली एक्सोन है ये वाले पार्ट, ठीक है, एक्सोन्स है। एक्सोन्स क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। फिर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट क्या है, इंट्रोन्स है। ये वाला पार्ट क्या है, इंट्रोन है। तो एक जो mRNA का स्टैंड है उस पे आप देखोगे कि दोनों चीजें हैं, कोडिंग भी है, नॉन कोडिंग भी है। ये यूकैरा के केस में होगा, बट जो प्रोकैरियोट होंगे उनमें सिर्फ इस तरीके का कोडिंग स्टैंड ही होंगे। तो यही चीज वो समझाया है वहां, खत्म यार, ओके। अब इसके बाद यही सेम टू सेम फिर से यहाँ पास, अब देखो यहाँ पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होंगे बोलता है। हम यही चीज तो समझ के आ रहे हैं यार। इन्फॉर्मेशन जो होगा वो कंटिन्यूअस होता है, इन्फॉर्मेशन इसमें स्प्लिट होता है, यहीं कहीं एक्सोन होगा कहीं इंट्रोन होगा, तो इसके कारण स्प्लिटिंग होती है। यहाँ स्प्लिसिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग जो अपन यहाँ पर दिखा के रखे थे यार आपको, ठीक है। तो आप देखो, ये देखो, ये स्प्लिसिंग, यही जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है स्प्लिसिंग है। व्हाट इज स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग इज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम रिमूव करते हैं और साइमल्टेनियसली नॉन कोडिंग, यहां लिखे दे रहा हूं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिमूव करेंगे और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को एक साथ जोड़ेंगे, ज्वाइन करते हैं। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिसिंग। खत्म यार। तो ये देखो नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या है, यहां पास अपन इस प्लेसिंग को कहीं अच्छे से दिखा भी रहा हूँगा, ओके। ये देखो, ये देखो, ये चीजें जहां ये हो रहा है ना, ये चीजें, यही आपका स्प्लिसिंग है, ठीक है। ये चीजें जहां हो रही है ना, इस तरीके का बंडल से कैप्स लगती हैं और फिर ये इंट्रोन्स को क्या करता है, एक साथ जोड़ करके उसको हटा देता है और एक्सोन को जोड़ देता है। खत्म यार, ठीक है। तो बस इसी चीज को अपन को समझाएं, यहां पास स्प्लिसिंग करने की जरूरत पड़ती है जैसे यहां लिखा है, बस। तो इतनी डिटेलिंग में आप हर बार हर क्वेश्चन के लिए नहीं जाएंगे, बट मैं आपको कुछ ट्रांसक्रिप्शन, देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मेजर क्वेश्चन आए हैं, तो आप ये टॉपिक तो नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। आप देखो ज्यादातर समय मेरे को आई थिंक सो इसी में अपना लग गया है बहुत समय। चलो अब नेक्स्ट, सेम टू सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, इनिशिएशन प्रोसेस को समझाने के लिए बोल रहा है इन ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इलोंगेशन को बोल रहा है, फिर टर्मिनेशन बोल रहा है, मतलब एक तरीके से आपको बोल रहा है ये तरीके से। देखो ये दिल्ली 2010 में यही क्वेश्चन है, दिल्ली 2010 में इसका नेक्स्ट पार्ट है, दिल्ली 2010 में इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आप देखोगे कि दिल्ली क्वेश्चन जो आए हैं ये ऑल इंडिया में आ सकते हैं, यानी एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शन ही तो पूछ रहा है। अब एक तरीके से अपन ट्रांसक्रिप्शन इसको जल्दी जल्दी समझा देते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, बस यही चीज को पूछा है। व्हाट इज इनिशिएशन, इनिशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज आपका एसोसिएट हो जाए सिग्मा फैक्टर के साथ, यानी सिग्मा फैक्टर क्या होता है, बेसिकली इनिशिएशन फैक्टर को ही सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन फैक्टर या सिग्मा फैक्टर के साथ जाकर के जुड़ जाता है, उस समय आपका जो प्रोसेसिंग होती है उसी को बोलते हैं अपन इनिशिएशन बोलते हैं, ठीक है, इनिशिएशन। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अभी आप एक चीज ध्यान रखना, जब अपन रिप्लिकेशन की बात करेंगे, देखो आपको एक चीज बेसिक डिफरेंस आना चाहिए कि रिप्लिकेशन और दूसरा आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब इन दोनों में मेजर अंतर क्या है, आप इस चीज को समझो, मेजर अंतर क्या है, ठीक है। तो अगर इसका हाँ ये देखो, मेजर रिप्लिकेशन में अगर बात करूं तो व्हाट इज रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन में इंफॉर्मेशन डीएनए से डीएनए में कॉपी होती है, या फिर अपन बोलेंगे तो रिप्लिकेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन अगर आरएनए में हो रहा है तो आरएनए टू आरएनए ही कॉपी होगी। इसके कारण रिप्लिकेशन में आप चीजें देखोगे कि हम क्या यूज करेंगे उस समय, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या यूज किया जाएगा भाई साहब, इसमें अपन यूज करते हैं डीएनए, ये चीजें कलर दिख नहीं रहा होगा आई थिंक सो, चलो ढंग से ब्लू, यहां डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही अपन यूज करेंगे, बट ट्रांसक्रिप्शन में ये चीजें नहीं होंगी। ट्रांसक्रिप्शन में जो आपका प्रोसेस हो रहा है उधर साइड आपका इंफॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए ट्रांसफर होगा, इसके कारण आपकी यहां
आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज यूज करो। देखो जो अपन एक्चुअल में चीज बना रहे हैं ना उसी चीज का एंजाइम यूज करते हैं। जैसे यहाँ आरएनए बनाया जा रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पास आरएनए बनाया जा रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज यूज करूंगा। यहाँ डीएनए बना रहे हैं अपन तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज ही आप यूज करोगे। खत्म, चीजें समझ आई। तो जो बनाओगे उसी चीज को यूज करना, बाकी और चीजें नहीं यूज करेंगे। सिंपल वे में एक समरी आपकी तरह याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इनिशिएशन प्रोसेस समझ है, बस यार इस आंसर में इतना ही लिखना था। इसको थोड़ा सा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दोगे जो यहाँ पास किया हुआ है। ये देखो बेटर वे में किया हुआ है कि इनिशिएशन में क्या होता है, इलोंगेशन। तो सिंपल से मैं कलर यूज करता हूँ जैसे तो आपको प्रमोटर, टर्मिनेटर या डीएनए की हेलिक्स दिखा रहा है। आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के क्या हो रहा है, बेसिकली ये आरएनए पॉलीमरेज आकर के आपका ओआरआई यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से आके जुड़ा जा रहा है। यानी आपका क्या है, सिग्मा फैक्टर जहां अटैच है, ठीक है, सिग्मा फैक्टर जहां अटैच है उस पॉइंट पे जाकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा जा रहा है। इसी प्रोसेस को इनिशिएशन बोलते हैं। अब इसी तरीके से इसने समझा दिया आपका नेक्स्ट प्रोसीजर अपन हाँ ओके। इस चीज को थोड़ा जूम कर दूं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी में मैं ले रहा हूं, ऐड करे दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो इलोंगेशन क्या है, बेसिकली इलोंगेशन एक ऐसा प्रोसेस है। व्हाट इज इलोंगेशन? इलोंगेशन में आपका आरएनए पॉलीमरेज खुद ही अकेला फेलिसिटेट करता है, ओपनिंग डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग करता है, ठीक है। और उस चीज को राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करके प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, यानी ये पूरे स्टैंड पे भागता है। इसी चीज को इलोंगेशन कहते हैं। डायग्राम के साथ सुंदर सा फिर से वही चीजें समझा दोगे, ठीक है। फिर अपन टर्मिनेशन में अगर जैसे मैं पहुंचता हूं तो टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली टर्मिनेशन में ओहो इस चीज को ऐसे, हाँ टर्मिनेशन में भी यही चीजें हो रही है। देखो टर्मिनेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जब आपके किससे फॉल ऑफ होता है यानी टर्मिनेटर रीजन या टर्मिनेटर फैक्टर से आकर के जुड़ता है और वो सारी की सारी चीजें फॉल ऑफ हो जाती हैं, उस प्रोसेस को टर्मिनेशन कहते हैं। यानी जहां पास से आपका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, सिंपल से इसी चीज को अपन ने समझा दिया। अब देखो यही चीजें बार बार आपसे पूछी जा रही हैं। अब देखो सारे क्वेश्चंस आगे के भी इसी प्रकार से होंगे। हमने पूरा ऑल थ्रू लगता है ट्रांसक्रिप्शन ही आपको समझा दिया। बाकी फुल डिटेल वीडियोस अगर आपको अच्छे से एक बार रिकैप लेना है ना पूरा ट्रांसक्रिप्शन का, तो मैं आई बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आई बॉक्स में ना डाल पाया तो भाई डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पास से, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या करो, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समझाओ इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक्स में समझाओ, जो अभी आपने ट्रांसक्रिप्शन समझाया वही था। अब देखो एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, ठीक है, अंडरगोज टू बिकम अ फंक्शनल एमआरएनए। फंक्शनल एमआरएनए बनने के लिए उस पर जो प्रोसेसिंग करना पड़ता है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन अपन ऊपर किए थे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इधर जितने भी नीचे करेंगे आप सारे 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए। अब यही सेम टू सेम क्वेश्चन तो अपन करके आए हुए हैं ना यार, करके आए हुए हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ये देखो, हाँ ये देखो कैपिंग एंड टेलिंग, ये वाला क्वेश्चन हो गया। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो 2018 में आया, और यही क्वेश्चन आपका उससे पहले भी आ चुका है 5 मार्क्स में 2016 में। तो क्वेश्चंस बार बार वही आ रहे हैं, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाएंगे। अब देखो डिटेलिंग में नहीं, अब चीजें अपन जल्दी जल्दी भागेंगे। आपको एक बार मेरे हिसाब से बेसिक समझ आ गया। अगली क्लासेस से इतनी डिटेलिंग में अपन नहीं करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, सारे क्वेश्चंस का एक बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे, उसको समझा करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फिर से समझाओ। बैक्टीरियम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन 2014 में भी आया था, ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया का क्वेश्चन देखो दिल्ली में आ गया, दिल्ली का क्वेश्चन ऑल इंडिया में आ गया, ठीक है। यही चीजें फिर से देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ही तो समझाना है, ठीक है। हाउ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक्स में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन समझाओ और इसके बाद यूकैरियोटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन समझाओ, और बताओ दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। सिंपल सी बात है भाई, यही चीजें आपको फिर से बोल रहा है। फिर इसके बाद डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यही देखो आरएनए पॉलीमरेज का क्या यूज है, इस चीज को समझाओ। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इलोंगेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है।
यानी एक तरीके से मैं बोलूं तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ट्रांसक्राइब कराने में मदद करता है आपका आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्या ये आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए ही बनाएगा? नहीं सर, अभी अपन ने पढ़ के आया, ये आपका टीआरएनए भी बना सकता है, 5S भी बना सकता है, HNRNA भी बना सकता है, RRNA भी बना सकता है, तो सारी चीजें बनाएगा यार, ठीक है, ओके। हाँ, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है, ये चीजें समझ आई? ओके जी। अब देखो एक और क्वेश्चन इसमें उठाते हैं, एक और क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस पर टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, ये कौन सा टॉपिक है? ये आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ये वो टॉपिक से क्वेश्चन। अब देखो इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे टॉपिक्स को मैंने अलग अलग कर दिया, फिर उसको क्वेश्चंस को लेकर गया हूं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। इससे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट, राइट द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड ओनली द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन इस एक्सपेरिमेंट। देखो मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट को ही यहाँ समझाना है। नीचे अगर जाते हो तो आप नेक्स्ट पेज में देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है जो डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट हेल्प टू डेमोंस्ट्रेट द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन को समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उस चीज को समझाओ। भाई वही क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, फिर से वही चीज। तो देखो 2015 में भी यही क्वेश्चन आया, ऑल इंडिया फॉरेन। देखो मैं बोल रहा था ना फॉरेन के क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया में आ जाते हैं, तो उठ के आ गया ना यार फॉरेन के क्वेश्चन ऑल इंडिया में, ठीक है। तो आपका मैं इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, फॉरेन के क्वेश्चन ऑल इंडिया में आ जाते हैं। फिर अपन आप देखो यहाँ पर भी अगर आप क्वेश्चन उठाओगे तो सेम टू सेम यही स्लेथ मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है अपने को। फिर अपने को इस एक्सपेरिमेंट में भी, सॉरी इस क्वेश्चन में भी यही समझाना है। अगला क्वेश्चन भी देखो, ओ भाई साहब, यानी 2016 में देखो मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट को ही समझाना है। ई कोलाई में सारी केसेस देखो मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पे किया ही गया था, सिंपल सी बात है, उस चीज को समझाना है। और मैं देखो सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, सेंट्रल डोगमा को समझाओ। सेंट्रल डोगमा इज बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से पहले ही समझा दिया गया था। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, एक तरीके से मैं सिंपल से बोलूं तो सेंट्रल डोगमा इज बेसिकली आपको समझाता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, फ्रॉम डीएनए से कहां हो रही है इंफॉर्मेशन। अगर डीएनए से आरएनए में हो रही है, ठीक है, डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, दैट्स योर ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर डीएनए से डीएनए में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, दैट्स योर रिप्लिकेशन बोलते हैं। अभी तो अपन समझा के आए थे, तो बस इसी चीज को सेंट्रल डोगमा समझाता है, ठीक है। सेंट्रल डोगमा एक तरीके से और इंफॉर्मेशन देती है कि इंफॉर्मेशन सबसे पहले डीएनए से आरएनए में जाती है, कहां से कहां जाती है, अगर सिंपल से बोलूं तो इंफॉर्मेशन डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में जाती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन में जाती है, इसी प्रोसेस को अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा बस इसी चीज को तो समझाता है यार, खत्म यार, यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है आपसे। अब अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट के मदद से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दो डीएनए एज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब देखो तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक को पूछे जा रहे हैं भैया, मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट। तो हमें मालूम चला कि यार कि मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपका जो 65 वाला क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इससे पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सारे अभी जो अपन बात किया 3 मार्क्स ये टॉपिक का क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो इसका आंसर देखते हैं एक्चुअल में। चलो ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा है, जल्दी जल्दी एक पॉइंट में लिखते जाएंगे, ज्यादा डिटेलिंग में आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखोगे। राइट द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन एज एक्सपेरिमेंट में जो यूज किया गया था तो क्या था भाई वो केमिकल, ठीक है। बताओ क्या था केमिकल, तो पहले का जो आंसर आ जाएगा वो है आपका NH4Cl यूज किया गया था। नाइट्रोजन का यहाँ 14th एंड नाइट्रोजन का यहाँ 15th आइसोटोप यूज किए गए थे। राइट, व्हाई डिड दे अलाउ टू सिंथेसिस लाइट एंड हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स, क्यों कर पाए? देखो हमें एक्चुअल में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में शो क्या करना था कि भैया हमारे पास जो एक स्टैंड होता है, ठीक है, अगर इसमें क्या हुआ, यहाँ इनमें रिप्लिकेशन हुआ, रिप्लिकेशन हो रहा है तो एक नया स्टैंड बनेगा, न्यू स्टैंड जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एक स्टैंड तो आपका पेरेंटियल होगा,
और एक स्टैंड क्या होगा, नॉन पेरेंटियल। ठीक है, तो इसी चीज को तो प्रूव करना था। तो अगर मैं इस पर रिप्लीकेशन कर रहा हूं तो रिप्लीकेशन से होगा क्या कि ये वाला स्टैंड बेसिकली आपका, ये वाला स्टैंड जो है ये एक अलग से बना लेगा न्यू डीएनए, एक ही वाला ये वाला नया डीएनए बना लेगा। मतलब अपना यहाँ पास से अगर बताया जाए तो क्या बनेगा एक्चुअल में बवाल चीज, अगर आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में लूँ तो एक तो ये स्टैंड बन जाएगा और एक ही नया स्टैंड ये बन जाएगा। अब ये वाला जो स्टैंड होगा इसमें एक ये वाला जो स्टैंड है, ठीक है, ये तो पेरेंटियल होगा और ये वाला जो चीज है ये नॉन पेरेंटियल होगा। यही चीज को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल समझाता है। तो हमें सिंपल से समझाना था कि G1 जनरेशन में तो पेरेंटियल होते हैं, बट G2 जनरेशन में एक पेरेंटियल दूसरा नॉन पेरेंटियल। तो जैसे ये हमारा G1 जनरेशन मान लेता हूँ, ये फर्स्ट जनरेशन में ऐसा अपने को देखने को मिला था। सेकंड जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, एक तो पेरेंटियल है दूसरा नॉन पेरेंटियल है। अब इसी चीज को स्लेथ है मेल्सन एंड स्लेथ एक्सपेरिमेंट में समझाया गया था। अब इसी चीज को थोड़ा सा अपन डिटेल में हम भी लेंगे, ठीक है। 35 जैसे 35 सबसे पहले इसको जूम आउट करते हैं। देखो फॉर्म 1 जनरेशन में क्या किया था, इकोलाई को 15 एन डीएनए की मीडियम पे रख के उसको ग्रो किया गया। तो इसके कारण हुआ क्या कि उसका जो पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस था वही पूरा क्या हो गया 15N। ये भी 15N का हो गया, ये भी 15N का हो गया, दोनों स्टैंड। अब ये क्या केस बन गया, ये हमारा का पूरा एक तरीके से पेरेंटियल बन गया। अब मेल्सन एंड स्लेथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत सिंपलाइज करते हुए चीजों को समझाने की कोशिश किया था। उन्होंने सिंपल से क्या किया, इसका जो G2 जनरेशन बनाया, G2 जनरेशन मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जब किया तो इसमें NH4Cl यूज किया और यहाँ नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप यूज कर दिया 14। सबसे पहले तो 15 आइसोटोप पे ग्रो किया तो उसका पूरा का पूरा इकोलाई क्या हो गया, इकोलाई का जो डीएनए था वो 15N का डीएनए हो गया। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट जनरेशन में उसे 14 NH4Cl और नाइट्रोजन की 14 आइसोटोप पे ग्रो कर दिया। तो अब इसके कारण जब इस पर रिप्लीकेशन हुआ होगा, एक नया स्टैंड बना होगा, ये वाला तो पेरेंटियल हो जाएगा और ये एक नॉन पेरेंटियल हो जाएगा। तो ये जो पेरेंटियल है ये तो 15 ही कंटेन करेगा, इस पर कोई शक नहीं है। बट ये जो नॉन पेरेंटियल है ये 14 कंटेन कर रहा होगा, इसी चीज को समझाया गया है। तो इसकी डेंसिटी कैसी आ रही है, हैवी आ रही है, और इसकी डेंसिटी लाइट आ रही है, ये वाली चीज की डेंसिटी। बस भाई बस बस इतनी ही चीज को यहाँ समझाया गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप सिंपल सा अगर देखोगे तो यहाँ देखो लिखा भी है 15N की मीडियम में ग्रो कराया गया, फिर 14N की ग्रो गया, तो एक इंटरमीडिएट डेंसिटी मिली, हैवी डेंसिटी लाइट डेंसिटी, इन दोनों को करोगे तो एक इंटरमीडिएट डेंसिटी बीच की डेंसिटी आएगी। बस यही चीज आंसर में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड दे डिस्टिंग्विश हैवी डीएनए, सॉरी हाउ दे डिस्टिंग्विश हैवी डीएनए फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, कैसे किया, इसके लिए उन्होंने CaCl यानी कैल्शियम क्लोराइड या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया था। सिंपल से नेक्स्ट आंसर में देखोगे भी यही चीज लिखा भी है, आई थिंक सो। ये देखो इन्होंने इस प्रोसीजर में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज किया था और CaCl एज अ कंसंट्रेशन डेंसिटी ग्रेडियंट की तरह यूज किया था। खत्म यहाँ, ओके। आप देखो ओके, चलो। तो जैसे जैसे डेंसिटी आती थी उसके हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आप इसे चाहो तो डिटेलिंग में हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप उस लेक्चर को चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हाँ राइट द कंक्लूजन। अच्छा यहाँ कंक्लूजन क्या निकल के आया इस एक्सपेरिमेंट का, ये बताओ कंक्लूजन क्या निकल के आया भाई साहब। कंक्लूजन यही निकल के आया कि एक तो पेरेंटियल होता है दूसरा नॉन पेरेंटियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भागते हैं जल्दी से। एक्सपेरिमेंट हेल्प टू डेमोंस्ट्रेट द सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, यही चीजें को फिर से समझाई गई है, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा ये एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप चाहो तो इस एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, अपना पढ़ते रहना। सबसे पहले एक बार फटाफट इस एक्सप्लेनेशन को अपन ले लेते हैं। सबसे पहले मैथ्यू मेल्सन एंड फ्रैंकलिन सेथ ने अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को यानी अपनी मनोकांक्षा को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, मैथ्यू मेल्सन एंड फ्रैंकलिन सेथ ने ई कोलाई लिया। ई कोलाई को फुल फॉर्म क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पहला ई कोलाई को ग्रो किया NH4Cl की 15th वाली आइसोटोप पे, ठीक है, नाइट्रोजन की 15th आइसोटोप पे ग्रो किया और फॉर मेनी जनरेशंस, और इसके बाद उन्होंने डीएनए को वहां पास से आइसोलेट किया, ठीक है। इस मीडियम को करने के लिए उन्होंने एडिशनली CaCl एज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया, बढ़िया तरीके से बुम बुमा के। देखो CaCl का यूज कर रहे हैं इन लोग, और कैल्शियम क्लोराइड इसी को बोलते हैं। रुको यार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ठीक है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इसे यूज किया था एज एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन के लिए। सेल को फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, जो 15 वाला था 15 वाला सेल को ही ट्रांसफर कर दिया NH4Cl की 14th वाले आइसोटोप पे। फिर इसी चीज को उन्होंने फिर से एट अ डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ये डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम कितना मिनट होता है, 20 मिनट इक्वलाई के लिए 20 मिनट होता है, ठीक है, रिप्लिकेशन का टाइम। तो 20 मिनट के बाद उन्होंने डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स को एक्सट्रैक्ट किया CH-Cl की मदद से और डेंसिटी ग्रेडियंट को मेजर किया, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट को मेजर किया। दो मिनट भाई लोग, ओके। तो अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखो, अब CH-Cl की मदद से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से अलग अलग किया। अब डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम दिस कल्चर, इस कल्चर से जो ऑब्टेन हुआ, एक तो N14 भी कंटेन कर रहा था, एक N15 भी कंटेन कर रहा था, यानी दो मीडियम्स आ रहे थे, इंटरमीडिएट डेंसिटी अपने को देखने को मिल रही थी। सिंपल सी बात भाई, बस इतनी चीजें को आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स ऑल इस टॉपिक के लिए। और यहाँ पास आपको एक तो लीडिंग स्टैंड आ रहा था और एक लैगिंग स्टैंड आ रहा था, ठीक है। ओकीजाका फ्रैगमेंट्स को समझाना मत भूलना, सिंपल सी बात है, उस चीज को समझाया और आंसर खत्म है। तो आपको पूरा डिप्थ में मैं नहीं समझा रहा हूं, बस आपको एक चीज समझना है कि क्या है एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हमें प्रूव करना था डीएनए एज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक पेरेंटियल दूसरा नॉन पेरेंटियल होता है, बस इस चीज को ही प्रूव करना था। ओके, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के आ रहे हैं। देखो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे भागते हैं, हाँ ठीक है, टाइम भी हो रहा है, ठीक है। चाहो तो थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लो, पर ब्रेक के बाद तुरंत ही आ जाना, हाँ ज्यादा ब्रेक मत लेना, 1-2 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। ओके, ब्रेक कैसे लेते हैं हमारे यहाँ अपने क्लास जीपी वर्ल्ड क्लासेस में, तो ब्रेक लेने का मजा ही कुछ और। तो यहाँ ब्रेक अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है। कैसा ब्रेक लेते हैं सर जी, हम यहाँ कैसा ब्रेक लेते हैं, इस चीज को समझते हैं, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ओके, देखो हमारे यहाँ का जो ब्रेक है ना, वो कुछ इस प्रकार से एम से स्टार्ट होता है। व्हाट इज एम? एम फॉर वो गंदा वाला एम नहीं, एम फॉर म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक होता है। तो म्यूजिक सेशन स्टार्ट किया जाए यार, एक बढ़िया सा गाना चलाते हैं, ठीक है। 1 2 3 लेट्स गो। माइंड रिलैक्स हुआ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, वो है डीएनए रिप्लिकेशन। इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया भाई साहब, इस टॉपिक जो डीएनए रिप्लिकेशन है, उससे पहले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को मैं एक बार रीड करते चाहता हूं तो आपको समझ आएगा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन की मैकेनिज्म को समझाओ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क की मदद से, देखो रिप्लिकेशन जब होता है तो उस समय रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है। रिप्लिकेशन फॉर्क कहाँ बनता है? ORI पे बनता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पे बनता है। What role does the enzyme DNA ligase plays in replication fork? देखो DNA ligase क्या करता है, प्राइमर्स को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो अब एक तो ये क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन उठाओ, ये देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड के बीच में समझाओ। सिंपल सा रिप्लिकेशन का ही पूरा प्रोसीजर के अंदर आ जाएगा। नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रिप्लिकेशन इन डीएनए। डीएनए के लिए कहाँ से एनर्जी आता है? देखो रिप्लिकेशन करना है बहुत एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस, तो इसके लिए अपन बात किए थे, क्या आता है, ट्राइफॉस्फेट यूज करते हैं, क्या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये अपन यूज करते हैं, इसको अच्छी तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। ओके, साइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज करते हैं। ओके जी, इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए खत्म बस यार, यही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सारी चीज को एक बार पे ले लूंगा मैं, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन फिर से आपका आ रहा है ऑल इंडिया 2014 में भी। राइट विद द हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक डायग्राम में हेल्प एक्सप्लेन द लोकेशन एंड रोल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अच्छा, ये ट्रांसक्रिप्शन का आ गया क्वेश्चन, चलो ये गलती सीधा आ गया, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन वाले में देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन का है, मैं ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ये रिप्लिकेशन में जोड़ दिया। चलो ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में ये क्वेश्चन देखो, ये सिंपल आ जाता है। ये भी रिप्लिकेशन स्टैंड को समझाने को बोल रहा है। रिप्लिकेशन फॉर्क क्या है, एक्सप्लेन द स्टैंड।
स्टैंड को एक्सप्लेन करो। अब देखो 2000 और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ देखो, रिप्लिकेशन ऑकर्स इन स्मॉल स्मॉल रिप्लिकेशन फॉर नॉट इन एंटायर लेंथ। सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन आए हैं, यही क्वेश्चन ये भी है, यही क्वेश्चन ये भी है, दोनों में आंसर सिर्फ एक ही आएगा। ये क्वेश्चन भी वही है, उसमें भी आंसर इसी का आएगा, पर ये थोड़ा कम डिटेलिंग में आएगा। बाकी के जो दो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा आएगा। ये क्वेश्चन भी देखो, दिल्ली 2019 में यही क्वेश्चन आया, दिल्ली 2015 में यही क्वेश्चन आया, दिल्ली 2011 में यही क्वेश्चन आया, इसके बाद ऑल इंडिया 2018 में भी यही क्वेश्चन आया। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 मार्क्स में तो इसकी भमार है, ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स में भी आप देखो तो नेम द स्टेज इन द सेल साइकिल्स वेयर डीएनए रिप्लिकेशन होकर कहाँ होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की एस फेज में, यानी सिंथेसिस फेज में होता है यार, ये एस फेज होता है। ओके, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन एंड हाईलाइट द रोल ऑफ एंजाइम प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो एंजाइम की यूज होती है वो, तो डीएनए रिप्लिकेशन में कौन सी एंजाइम यूज होती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। खत्म। व्हाई डिड डीएनए पॉलीमरेज सेड टू बी ए सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है, सेमी कंजर्वेटिव देखो डीएनए रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहने का क्या फायदा है, मतलब हम कह क्यों रहे हैं भाई। देखो सिंपल सा कहने का सिर्फ एक ही अर्थ है, क्योंकि देखो सेमी कंजर्वेटिव मतलब होता है कि एक पेरेंटियल बने दूसरा नॉन पेरेंटियल बने। तो रिप्लिकेशन में एक पेरेंटियल ही तो बन रहा है, दूसरा नॉन पेरेंटियल बन रहा है। तो ये वाली चीज को आपको, ये वाली जो चीजें हैं, ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स में, और ये वाली चीजों को एट द रेट पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। तो ये 1 मार्क्स का होगा आई थिंक सो। हाँ, ये वाला चीज 1 मार्क्स का होगा, ये भी 1 मार्क्स का होगा, और ये टोटल 3 मार्क्स का है क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, तो रिप्लिकेशन को समझा दे भाई। ठीक है, और सिस्टमेटिक डायग्राम का यूज करके रिप्लिकेशन को समझा दे भाई, सिस्टमेटिक डायग्राम का यूज करके। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो लेबल डायग्राम, रिप्लिकेशन को, रिप्लिकेशन फॉर्म को समझा डिटेल में करके थोड़ा सा। अब देखो 2015 में भी यही क्वेश्चन है, 2014 में भी यही क्वेश्चन है, फिर ऑल इंडिया 2016 में भी यही क्वेश्चन है। मतलब एट द एंड रिप्लिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आखिरी में आपको बताऊंगा पूरे साल कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार ही कर लेना है इन टॉपिक्स में से। ठीक है, जो मेजरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या खुल गया भाई साफ। ओके, खत्म। चलो, तो अब एक बार करते हैं रिप्लिकेशन को अपन समझ लेते हैं। अपन थोड़ा डिटेलिंग वाले वीडियो मतलब टॉपिक उठाएंगे, 63 उठा लेते हैं। ये देखो, ठीक है। चलो, थोड़ा सा रुकना यार, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूं। हाँ, आप देखो, हाँ, तो देखो ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज ऑफ इंटरफेस, आप देखो अपने को रिप्लिकेशन होता क्या है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन अपन ने किया था ये वाला, वही चीज को समझा रहा है। ठीक है, तो ये एस फेज ऑफ इंटरफेस में कौन से फेज में होता है, ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज को ये अपन क्या बोलते हैं, एस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस फेज को क्या बोलते हैं भाई साहब, एस फेज बोलते हैं। ठीक है, एस फेज बोला जाता है इसी चीज को। ये हाइलाइटर ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा है यार। हाँ, एस फेज। सेकेंड क्वेश्चन को आपको प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, क्या सॉरी क्या चीज यूज करती है, देखो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए की बात कर रहा है। तो डीएनए का जो ट्राइफॉस्फेट का सब्सट्रैक्ट होता है वही काम करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो एक तो पहली बात, इसका 2 प्रोसेस रहता है, मतलब 2 काम करता है, एक तो सब्सट्रैक्ट की तरह काम करता है, और दूसरा एक हाई एनर्जी टर्मिनल कंटेंट करता है। देखो 2 टर्मिनल्स होते हैं फॉस्फेट ग्रुप में, तो वो फॉस्फेट ग्रुप एनर्जी भी प्रोवाइड करता है पूरे प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब इसके बाद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को सिर्फ कैटेलाइज कर सकता है एक ही डायरेक्शन में, दैट्स योर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, वही चीज को समझाया गया है। अब जो अपना जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, दैट्स योर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। अब देखो आंसर हम इसी प्रकार से लिखते हैं, पर आपको बोर्ड्स में जैसे यहाँ आंसर लिखा हुआ है वैसा लिख के बिल्कुल मत आना। ठीक है, वैसे लिख के अपने को बिल्कुल नहीं आ जाना है, क्योंकि उसमें आपको कुछ मार्क्स वार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है,
मार्क्स वगैरह नहीं मिलने वाले भाई साहब, मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा। कंटिन्यूस स्टैंड ऐसा स्टैंड होता है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, इसको आपको पॉइंट्स में लिख के ही आना है, ठीक है। ये देखो, ये डिसकंटिन्यूस स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जिसकी पोलैरिटी वो कंटिन्यूस स्टैंड बनता है। सिंपल सी बात, ठीक है। डीएनए लाइगेज का रोल समझा दिया है इसने, क्योंकि एट द एंड ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये चीजें भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओआरआई को देखो समझाया, व्हाट इज, अब देखो अपन थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन सबका ले लेते हैं। व्हाट इज ओआरआई? ओआरआई ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, यानी कहीं जहां से रिप्लिकेशन होना होगा उसे ओआरआई बोलते हैं। यहाँ पास आकर के देखो हेलिकेज आकर के जुड़ा होगा, हेलिकेज आकर के यहाँ पास जुड़ा होगा, और जहां पास से जुड़ता है वो पोजीशन कहाँ होता है? दैट्स योर ओआरआई ही होता है। ओआरआई में ही आकर के वो सिर्फ अटैच हो सकता है। यहाँ दो स्टैंड बनेंगे, एक तो कंटिन्यूस स्टैंड और दूसरा डिसकंटिन्यूस स्टैंड। कंटिन्यूस स्टैंड कौन सा होगा? जिसकी पोलैरिटी देखो 5, जहाँ 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर आ रहा हो। और डिसकंटिन्यूस स्टैंड ऐसा स्टैंड होगा जिसकी पोलैरिटी देखो उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्योंकि ये कैसे अपन देखते हैं कि पोलैरिटी किधर भाग रही है, देखो ये कैसे मैं देख रहा हूँ पोलैरिटी किधर भाग रही है। सिंपल सा इसको देखने का एक प्रोसीजर होता है, क्या है वो? कि आप एक्चुअल में देखो कि हमारा हेलिकेज किधर साइड मूव कर रहा है। मेरा हेलिकेज का इंडिकेशन देखो, यहाँ सारी चीज को अगर मैं रफ कर दूं तो आपको दिखेगा क्या? ये देखो यहाँ पास ये पॉइंट को देखो, ये एरो को देखो किधर साइड मूव कर रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में मूव कर रहा है। ये जो कंटिन्यूस रहता है उसको देखते हैं। तो मतलब हेलिकेज मेरा यहाँ लगा हुआ है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब ऊपर की ओर जो जा रहा है उसके साथ वाला स्टैंड लो, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी ये कंटिन्यूस स्टैंड होगा। ऐसा आपको कई बार पहचानने के लिए दे देगा कंटिन्यूस स्टैंड कौन सा है और डिसकंटिन्यूस स्टैंड, तो आपको इसी तरीके से पहचाना है। डिसकंटिन्यूस स्टैंड देखो, डिसकंटिन्यूस बार बार यहाँ डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी, तो इसको डिसकंटिन्यूस स्टैंड बोल दिया जाएगा। सिंपल सा इतनी बात को आपको समझना है, ठीक है। न्यू सिंथेसिस स्टैंड, ठीक है। अब ये न्यू सिंथेसिस स्टैंड ये एक बनता जा रहा है, एक इधर साइड बनते जा रहा है इसी। अब ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो किस चीज को समझा रहा है? आपका पूरा रिप्लिकेशन फॉर्म को समझा रहा है। सिंपल सी बात, ओके। इसमें एंजाइम कौन सी यूज की जा रही है? एंजाइम से डीएनए रिप्लिकेशन में एंजाइम यूज किया जा रहा है आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को कैटेलाइज करेगा कितनी स्पीड से। ये पूरा एकदम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो भैया आपको जितनी डिटेलिंग है हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिख दो। इसके बाद हेलिकेज का इन्फॉर्मेशन इसने समझा दिया है, फिर डीएनए लाइगेज की इन्फॉर्मेशन। हेलिकेज क्या करता है? ओपनिंग करता है स्ट्रैंड्स की 1 पॉइंट से, ठीक है। कैसे? रिप्लिकेशन फॉर्क को क्रिएट करते हुए, ठीक है, रिप्लिकेशन फॉर्क को क्रिएट करते हुए करता है। तो इसी तरीके का आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है यार, बाकी सारी मस्त क्लास है। ओके, अब नेक्स्ट भागते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चीजें समझ आ रही है? मैं आंसर समझाने में ज्यादा आपका अपना समय नहीं लगा रहा हूं। मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक चीज समझ आए, दैट्स की क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। हमारा सीरीज ही है कि भैया हमें पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझना है कि कैसे आ रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से। अब आगे भागते, ये टॉपिक तो हमने कर लिया है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, बट एक हाँ ये वाला टॉपिक है जिससे भयंकर दम दबा के क्वेश्चन आए हैं। दैट्स योर, जिससे बहुत कम क्वेश्चन आए उनको आखिरी में रखा। डिफरेंस बिटवीन, किसी के बीच में डिफरेंस समझाने को बोल रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए के बीच से क्वेश्चंस आए हुए हैं। छोटा सा टॉपिक है, समझ लियो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? व्हाई डिड डीएनए मॉलिक्यूल कंसीडर अ बेटर हेरिडिटरी मटेरियल देन आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए में अगर आपको डिफरेंस समझ मालूम है तो ये आंसर बना लोगे यार, ठीक है। बन जाएगा आंसर, 2 मिनट ब्रेक। ओके जी, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। व्हाई डिड डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। सेम क्वेश्चन। व्हाई डीएनए कंसीडर इज अ बेटर हेरिडिटरी मटेरियल देन आरएनए। देखो 2018 में आया, फिर दिल्ली 2015 में आया, फिर फॉरेन 2012। यानी मैं बोल रहा था ना, फिर से वही चीज फिर से मैं बोल रहा हूँ भैया, फॉरेन के क्वेश्चन दिल्ली में
दिल्ली के क्वेश्चन, ऑल इंडिया में, यही सारी चीज़ें आपका बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन भागते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, इट इज इस्टेब्लिश दैट आरएनए इज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक्सप्लेन गिविंग 3 रीजंस। क्या 3 रीजंस देना है, सिंपल सी बात है, इसको तो आप फटाफट बता ही दोगे यार, ये कंपार्टमेंट में क्वेश्चन, कंपार्टमेंट के लेवल का क्वेश्चन है, तो आप नहीं बता पाए तो भैया ढंग से पढ़ो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, मैं क्या 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 3 रीजंस हो सकते हैं कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो देखो जो हमारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वो आरएनए के इर्द गिर्द घूमता है। फिर हम अगर बात करेंगे तो हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन वो आरएनए की तरफ घूमता है। हमारा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, अगर हमारी सेल को कुछ इंफॉर्मेशन फ्लो कराना होता है तो क्या करता है, वो आरएनए रिलीज करता है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए रिलीज कराता है और फिर इंफॉर्मेशन फ्लो करता है। हमारा एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है, इस तरीके के टॉपिक से आरएनए से ही आए हुए हैं ये देखो क्वेश्चन। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में जाओगे तो क्या देखो, लिस्ट द क्राइटेरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल, मतलब किसी अगर मतलब चीज को अगर जेनेटिक मटेरियल कहलाना है तो उसे क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है, 3-4 क्राइटेरिया है फुलफिल करना है। पहले तो मेंडेलियन कैरेक्टर में खुद को एक्सप्रेस कर सके। चलो जल्दी जल्दी इस चीज को डिस्कस करते हैं। 64 क्वेश्चन, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, यहीं कहीं होगा, हाँ क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। एक बार और जूम, चला बाहर अब। हाँ, तो देखो हमें क्या क्या क्राइटेरिया का फुलफिल करना है अगर जेनेटिक मटेरियल किसी को कहलाना है। तो सबसे पहले तो ये रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। दूसरी बात वो क्या कर सके, स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। तीसरी क्या होना चाहिए उसके अंदर खासियत कि वो स्लो चेंजेस शो करे, यानी म्यूटेशन बात कर रहा है, म्यूटेशन शो कर सके। और अगर पांचवी बात करें तो मेंडेलियन कैरेक्टर में खुद को एक्सप्रेस कर सके। अगर ये 4 के 4 चीजें वो शो कर रहा है, दैट्स वो आपका मस्ट शो कर सकता है यार जेनेटिक मटेरियल, हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या प्रोटीन इनमें से कोई शो करता है? नहीं भैया, वो कुछ नहीं शो करता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का एक भी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। अकॉर्डिंग टू दी अबव क्राइटेरिया डीएनए एंड आरएनए दोनों ही शो करते हैं ये प्रॉपर्टीज। इस कारण वर्ष हम कह सकते हैं कि दोनों ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। डायरेक्ट टू डुप्लीकेशन प्रॉपर्टी होता है बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग। देखो बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री का रूल हम सबसे पहले आपको बताया था कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री के इर्द गिर्द घूमता है। रिप्लीकेशन की भी बात करेंगे तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री के इर्द गिर्द घूमता है। यानी बेसिक प्रिंसिपल जो रिप्लीकेशन की बात करें या ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, किसी भी प्रोसीजर की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री के इर्द गिर्द ही घूमेगा। खत्म। यही चीज आपको समझाना था इस क्वेश्चन में। पर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेलिंग में और भी दिया होगा, इसका और भी एक्सप्लेनेशन दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और दी गई, ठीक है। ये देखो और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, जल्दी जल्दी अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि वो इसमें दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, इनके पास एबिलिटी होती है डुप्लीकेशन करने की। अब जो वहाँ चीजें हमने 4 पॉइंट्स में दिखाया था ना, उसी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। वेयरएज अदर मॉलिक्यूल्स के पास ये फेल करते हैं इन क्राइटेरिया को फर्स्ट, क्योंकि प्रोटीन जैसे हमने बताया प्रोटीन ये के पास ये फीचर्स नहीं होते हैं। सिंपल सा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी शो करे। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अगर कोई है तो अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो भाई वो तो तुरंत बनेगा तुरंत खत्म होगा, तुरंत बनेगा तुरंत खत्म होगा। तो इससे बॉडी तो भैया ऐसा है कि भाई बॉम्ब लगेंगे क्या शरीर में? हमारी शरीर जैसी है वैसी रहती है भाई, एकदम लंबे समय में चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। आज चेंजेस आए, कल चेंजेस आ गए, ऐसा थोड़ी ना दिखता है कि यार 24 घंटे हो गए हमारी शरीर, अब पहले कुकुर थे अब मनई बन गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आपको समझना है कि जेनेटिक मटेरियल इतना जल्दी चेंजेस नहीं होता। देखो बेन 10 आपने देखा था, बेन 10 बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसका जेनेटिक मटेरियल जो था ना वो बहुत तेजी से चेंजेस हो रहा था। तो जैसे बेन 10 में क्या होता था कि उसका जेनेटिक मटेरियल कभी वो स्मोक फायर पे बन जाता, तो एक नया प्रजाति है, ठीक है। कभी कभी वो स्पाइडर मंकी बन जाता था, तो मंकी की जो जीन होते थे उसमें उसकी डीएनए कन्वर्ट हो जा रहा था। तो एक्चुअल में उसकी जो वॉच थी ना, अगर उसको मैं सिंपल बताऊं तो उसकी जो सिंपल सी वॉच थी इस तरीके की दिखती थी, स्पैन 10 टाना नाना स्पैन 10, ठीक है। बेन 10 10,000 बेन 10 100 सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी के दिमाग में रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते।
तो एक्चुअल में उस पूरे प्रोसेस, यानी अगर उसका देखो जो बेंटन को है ना, उसकी कॉमिक्स अगर कभी पढ़ के देखोगे ना, तो उसमें बहुत डिटेलिंग में लिखा रहता है ये चीजें हो क्यों रही है। तो एक्चुअल में वो डिफरेंट क्रिएचर्स के डीएनए को ही आइसोलेट करके उस वॉच में डाला गया है। अब वो जीन क्या होता है कि जब वो बैन अगर उस घड़ी को पहन लेता था तो उसके शरीर के साथ वो अटैच नहीं हो जाते थे, अब वो चाह कर कभी नहीं खोल पाता था। एक्चुअल में कारण यही था कि उसके जीन के साथ वो चीजें जुड़ जाती थी। तो जब वो वॉच उसके बॉडी के साथ जुड़ जाती थी तो वो एक फॉर्म इंफॉर्मेशन को फ्लो कर पाती थी उस वॉच से उसकी पूरे बॉडी में, जिसके कारण उसकी पूरी जीन ही चेंज हो जाती थी। तो जब आप बैम को देखे होंगे तो जब वो घड़ी चेंज करता था तो धट से कुछ भी दबाता था तो एक दिखाता था ना कि उसकी बोन मैरो में चेंज हो रहा है या इसको बैक बोन में चेंजेस हो रहा है, और वो या तो छोटा हो रहा है या तो बड़ा हो रहा है। एक्चुअल में कारण यही था भाई, ठीक है। तो उसपे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो ही कारण है भाई, कुछ से कुछ पहुंचा दिया, चलो मजा आ गया, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। बोथ डीएनए एंड आरएनए स्टेबल भी हैं। अब देखो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगा चीज़ें उतनी ही बेटर है, ठीक है। अगर चीज़ें स्टेबल नहीं है तो वो बेंटन की तरह ही अपना रूप दिन भर बदलते रहेगा, बट वो तो मन चाह बदलता था, तुम बिना मन चाहे बदलते रहोगे, ठीक है। अनस्टेबिलिटी जैसे अब दोनों में कंपैरिजन के किया जाए तो डीएनए एंड आरएनए दोनों ही स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट एक अगर रेशियो में देखा जाए तो दैट्स योर डीएनए इज क्वाइट मोर स्टेबल देन आपका आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये चीज़ समझाया गया है। अब डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए। अब एक चीज और लिखा गया कि डीएनए आरएनए के ऊपर डिपेंड है अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, बट आरएनए को किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंफॉर्मेशन फ्लो की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बात करता हूं तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कराने के लिए हाँ, इंफॉर्मेशन को अगर फ्लो कराना है तो मेरा आरएनए बेटर है। आरएनए इज बेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाने के लिए। बट अगर डीएनए की बात करूंगा तो डीएनए बेटर है जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो दोनों तरफ से आप देखो, दो अलग तरीके की वेराइटीज है, दो अलग तरीके का प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको एक चीज और समझना कि आरएनए मॉलिक्यूल्स हैज मेकिंग वन ऑफ द बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों बनाता है, वही चीज वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेकिंग देम अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन अदर, ठीक है। डीएनए और आरएनए हैज मेकिंग वन ऑफ द बेटर जेनेटिक मटेरियल, यही चीज को तो ये देखो यहाँ पर समझाया गया, बोथ आरएनए एंड डीएनए स्टेबल है। ये वाला देखो यहाँ पास आपको समझाएगा कि देखो प्रोटीन नहीं है स्टेबल, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज या राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोल कहेंगे तो ये डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं, बट ये चीजें नहीं होती है प्रोटीन वगैरह या अदर जो अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आपका डीएनए एंड डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए से भी 3 मार्क्स में अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं और 5 मार्क्स में सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 64 वाला, बाकी 3 मार्क्स है। एंजाइम से बात करते हैं। एंजाइम चलो, एंजाइम से क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया एंड इन यूकैरियोटिक्स, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज का क्या यूज है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक्स में, सिंपल सा भाई बात है, यही ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया, ट्रांसक्रिप्शन का ही एंजाइम पे भी मैं क्वेश्चन डाल दिया हूं गलती से, तो अगर इसे चाहो तो आप ट्रांसक्रिप्शन में ऐड कर लो, सेम टू सेम यही क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन में आ चुका है। आरएनए पॉलीमरेज देखो अपन ने इस चीज को समझाया भी था कि आरएनए पॉलीमरेज, ये देखो इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और अपन चलते हैं फर्स्ट पेज में, ठीक है। फोर्थ में है क्या, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चीजें अपन ने समझाई थी, यही चीज तो इस क्वेश्चन में पूछा है। आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया और इन यूकैरियोटिक्स क्या काम करता है। अरे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है, एचएनआरएनए, टीआरएनए, 5'-SNRA, एसएनआरएनए, बस यही चीजें अपने को समझाना है। अगर मैं इससे करीब 10 पेज में जाता हूँ, ठीक है, तो 53 ये रहा, ये 50 क्वेश्चन नंबर कौन सा ब्रो, 59 है। यही चीज को तो यहाँ भी समझाया गया, ये देखो सेम टू सेम चीजें को समझाया गया। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या चीजें बनाता है उसके लिए अपन ने ट्रिक भी बता दिया था। अब देखो यही 3 पॉलीमरेज फाउंड इन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो कर लेना, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन 2010 में भी आया हुआ है और फिर ये देखो 2018 में आ गया। तो देखो जो पुराने क्वेश्चन हैं वो अब रिपीट हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात मत लेना, ठीक है। पुराने क्वेश्चन 2010 में आया हुआ, ये देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीट ही ना हुआ, ठीक है, रिपीट हो रहा है, आपको इस चीज को समझना है। 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, डीएनए मॉडल से भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये अच्छा टॉपिक है।
डीएनए मॉडल से अगर उठाओगे तो आपका अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले सिंपल से एक क्वेश्चन उठाते हैं, स्टडी दी डायग्राम गिवन बिलो एक्स वाई जेड, इसमें बताते जाओ कि है क्या। तो एक्स कहाँ है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। अब देखिए सिंपल सी बात है, देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है एक्स, क्या है एक्स, अगर मैं लिखूं तो ये देखो, ये नाइट्रोजनस बेसिस एंड कार्बन के बीच में बन रहा है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन बेसिस और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। राइटिंग सुधर रही है ना, सुधर जाएगी धीरे धीरे। वाई क्या है आपका, वाई ये वाला चीज जो है वाई क्या है, वाई अब देखो वाई अगर आप देखोगे सिंपल सी, तो ये आपका वाई ये फॉस्फेट ग्रुप एंड कार्बन के बीच में बन रहा है, फॉस्फेट एंड कार्बन के बीच में यानी पेंटोस शुगर के बीच में जो ग्रुप बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, डाइस्टर लिंकेज। ठीक है, अब ये वाली बात करो, ये जो जेड है ये क्या है बेसिकली, ये देखो एक ये किसके किसके बीच में बन रहा है, ये आपका एक इधर साइड कार्बन है, एक इधर साइड कार्बन है, ये दो कार्बन्स के बीच में, तो ये क्या है, डाइफॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। खत्म यार, इसी चीज को आपको समझाना था, ये डीएनए मॉडल का एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, 41 देख भी लेते हैं अपन, पहले जूम आउट ओके। ये देखो एक्स वाई जेड समझाया गया है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये देखो ये तो यहाँ पास ये आपका न्यूक्लियोसाइड ये क्या आ जाएगा, एन ग्लाइकोसाइडिक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और ये डाइफॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फिर से 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, डाइफॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी चाहो तो लिख सकते हो, बट एक्चुअल में अगर सही सेंस बोला जाए तो 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस चीज को मैं भी रफ कर दूं, ठीक है, ये चीजें आपकी नहीं होंगी, इसकी जगह आप क्या लिखोगे 3,5, आपको ये इंडिकेशन डालना है 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर। ये देखो ये चीजें आपका ये रहा एक 3 और ये रहा 5, ठीक है, तो ये इसी के हिसाब से लिखना है 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज लिख दिया, खत्म, इतना ही बस आपको इस क्वेश्चन में आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सेम टू सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है, बट इस बार थोड़ा सा अलग है। आपको डीएनए मॉडल तो समझ है ना, डीएनए मॉडल समझ है तो भैया ये सब चीजें आसानी से हो जाएगी। अब देखो ये सिंपल से एक क्वेश्चन उठाया गया है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेकआउट करने के लिए। सबसे पहले आपको बोलता क्या है ये क्वेश्चन कि डीएनए सेगमेंट हैज टोटल 1000 न्यूक्लियोटाइड आउट ऑफ विच 240 आर देम ऑफ एडेनाइन एंड हाउ मेनी देम आर पिरामिडल बेस ऑफ डीएनए सेगमेंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है कि आपको सिंपल से बताना है कि कितने पिरामिडल बेसिस है, कितने पिरामिडल बेसिस यहाँ पर प्रेजेंट है, पिरामिडल बेसिस प्रेजेंट। तो आपको एक चीज समझना है 4 ग्राफ रूल के हिसाब से कि ए जितने होते हैं टी उतने होते हैं, सी जितने होते हैं जी उतने होते हैं, यानी इन दोनों के नंबर वही है। अब जो ठीक है उतने ही होते हैं। अब जो हमारा एक और चीज समझना है हमें, इसी चीज को थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूं तो हमारा जगह बच जाएगा। ठीक है, टी और ये जी कितना होता है उतना सी होता है। अब देखो जो मेरा ए एंड जी है ये चीज है क्या सर जी, ये चीज है क्या, ये वाली जो चीज है ये आपका प्यूरिन है और टी एंड सी इज योर पिरामिडिन। ठीक है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। अब अपने को सिंपल सा बोला है कि हमारे पास टोटल 240 क्या है, 240 ठोक, देखो हमारे पास टोटल 1000 न्यूक्लियोटाइड है, यानी ATCG टोटल उनका नंबर कितना है 1000 है, जिसमें से 240 क्या है एडानाइन है। अब थोड़ा सा नीचे आओ, एडानाइन कितने हैं, जितने होते हैं उतने ही थायमीन होते हैं, यानी अगर मैं इसे सिंपल लिखूं तो अगर ए का नंबर 240 है देन ए इज इक्वल्स टू टी, तो टी का भी नंबर तो 240 ही होंगे ना, सिंपल सा। और सी का कितना नंबर होगा, अब बाकी बचे जो टोटल हो जाएगा वो आपका सी एंड जी हो जाएगा, ये दोनों सी एंड जी होगा, तो 240 कितना होगा 24 24 4 4 4 8 480 यानी 520 बचा, तो सी प्लस जी कितना हो जाएगा 520। ठीक है, और ये दोनों कितना हो जाएगा 480। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 520, तो 520 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 510, ये हो जाएगा प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 260 प्लस 260। अब अपने को पूछा है सर जी, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है इस चीज पे देखो गौर करना। क्वेश्चन से पूछा है कि प्यूरिन कितने हैं इस चीज को, सॉरी पिरामिडिन कितने हैं वो चीज को बताओ। तो पिरामिडिन में टी एंड सी आता है, तो टी का नंबर लो और सी का नंबर लो, C
सी का नंबर लो। ये टी एंड सी का सम कितना है 240 260 यानी टोटल 500। तो पिरामिडिन का टोटल नंबर कितना है 500 है। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ये चीज हम पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, ड्रॉ द सिस्टमैटिक स्केच ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट टू सपोर्ट योर आंसर। इस चीज को एक बेहतरीन सा डायग्राम बना के शो करना है। तो अपन दूसरा समय नहीं है अपने पास, 2015 दिल्ली में आया था। चलो ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हुआ है 44। इस चीज को अपन डायग्राम देख लेते हैं। ओके सॉरी यार, इसका पीडीएफ नहीं ऐड हुआ है तो अपन नहीं देख पाएंगे यार। चलो ठीक है, ये सिंपल से इसी प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आप जिस प्रकार से ये बना हुआ है ना उसी प्रकार से आप बना दोगे। ओके, चाहो तो इस प्रकार से भी बना सकते हो, पर ये वाले मुद्दा मार्क्स टीचर बोलता है यार कंजूसी कर रहा है बच्चा लिखने में, तो मार्क्स नहीं देता है। इस चीज के तरीके से आप बनाना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, लिस्ट द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वही क्वेश्चन फिर से पूछा जो अभी जस्ट पूछा था। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड से ये डबल स्टैंडर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर सिंपल सा। तो इसके क्या साइलेंट फीचर क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। तो सिंपल से साइलेंट फीचर जो है वो लिखते जाओगे। सबसे पहले क्या 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 चीजें आ जाएगी, जैसे फीचर एक आध फीचर मैं जैसे बताता हूँ सिंपल से। तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का एक फीचर तो क्या है, ठीक है, साइलेंट फीचर क्या है डीएनए यानी डीएनए हेलिक्स का। ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन देता है डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस का, पेंटोस शुगर का और फॉस्फेट ग्रुप का, यानी इन तीनों चीज को स्प्लिट करके एक्सप्लेन करता है। दूसरी चीजें ये कहां से इनकी लिंकिंग हुई है इस चीज को समझाता है, उसकी स्टेबिलिटी को समझाता है, स्ट्रक्चर को समझाता है, मॉडिफिकेशन को समझाता है, सारी चीजों को समझाता है। ये चीजें इस टॉपिक से आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाने बहुत समय हो जाएगा। ठीक है, अब देखो द बेसिस सीक्वेंस इन वन ऑफ द स्टैंड ऑफ, ये दिया गया है, गिव अ बेस सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। ये सिंपल से इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का बेस सीक्वेंसेस क्या आ जाएगा। देखो ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका सीक्वेंसिंग 51। चलो ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन दिया होगा 51 नहीं दिया है, चलो नहीं दिया तो क्या है, जैसे कि यहाँ पास टी है, ए है, जी है, सी है, ए है, टी है, जी है, ए है, टी है। इसका बेस सीक्वेंसिंग क्या क्या आ जाएगी चीजें। तो ए के साथ क्या बनता है भाई साहब, ए के साथ बनता, सॉरी टी के साथ ए बनता है, ए के साथ क्या बनता है टी बनता है, जी के साथ क्या बनता है सी बनता है। बस इसी चीज को आपको लिखने जाना है। सी के साथ क्या बनता है जी बनता है, ए के साथ टी बनता है, ए यहाँ ए बन जाएगा, यहाँ सी बन जाएगा, यहाँ टी बन जाएगा, यहाँ ए बन जाएगा। बस यार ये बेसिक सीक्वेंस होगा। हाउ दीज बेसिस पेयर्स हेल्ड टुगेदर इन डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसे एक दूसरे से हेल्ड होते हैं। सिंपल सा एक ही वर्ड में आंसर अगर मैं बोलूं तो ये एक तो इनके बीच में क्या रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ए और टी के बीच में आपकी कितनी बॉन्डिंग होती है, 2 होती है। सी एंड जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बस इस बात को याद रखना। और ये जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से होता है और डीएनए लाइगेज की मदद से अटैच होते हैं। एक्सप्लेन द कॉम्प्लीमेंट्री रूल एंड नेम द साइंटिस्ट हु फ्रेम दिस रूल। कॉम्प्लीमेंट्री का रूल किसने दिया था, ये चीज बेस कॉम्प्लीमेंट्री का रूल का किसने दिया था, ये बात मेरे को थोड़ा ध्यान देना है। बाकी आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लोगे, आंसर मैं डाल दूंगा यार। ठीक है, ओके जी, ओके 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 ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो 58 देखते हैं। ये लो लेता हूँ। चलो 58 इसमें भी आपको सिर्फ डायग्राम ही समझाना है, डायग्राम ही समझाना है। 2 मिनट यार, अब इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि इट्स कांट, मैं थोड़ा सा होल्ड नहीं कर सकता। ओके ब्रो, चलो 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 आ चुके हैं यार अपन। अब देखो नेचर कॉल कभी भी आ सकता है टॉयलेट का, तो अपन इसमें शर्म क्या करेंगे, अपन बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ओके जी, चलो माइक पहनते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओह अब भाई मैं नीचे वो कबोर्ड लगा करके तो बैठूंगा नहीं कि भाई पढ़ाते जाओ निकालते जाओ, ठीक है, खाते जाओ निकालते जाओ सर होता है। ओके बहुत कॉमेडी हो गया यार। ठीक है, क्लास के बीच में ले रहा हूँ तो मैं 1 शॉट में ले रहा था पूरा, तो मैं नहीं चाह रहा था कि भाई डिस्टर्ब हो चीजें। चलो ओके जी, दैट क्लियर। हाय 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 हाय। हाँ अब देखो ये पास ड्रॉ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। इसका एक डायग्राम बनाओगे और ये चीजों कंपोनेंट्स को समझाओगे। ठीक है,
5 प्राइम एंड कहाँ होता है, कंपोनेंट्स ऑफ दी न्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है, इस चीज को। इसके बाद एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज समझाओगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहाँ प्रेजेंट होता है, यही क्वेश्चन तो यहाँ आया था ना, ये देखो डबल स्टैंडर्ड ये रहा, यही ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये चीज इसका आंसर है, ये वाले का सिंपल। इसी चीज को आपको समझाना, जो एक्स वाई जेड है ना, ये पूरा उस पर आइडेंटिफाई करके उस पर लिखते जाना, बस हो गया खाना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है कि नहीं डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं कि अपन को कैसे पता चला कि डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल है। तो इस चीज को तो देखो, यहाँ पर जो एक आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 35S and 32P इन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हर्सले एंड चेज। तो इस वाले टॉपिक के लिए आप हर्सले एंड चेज एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से प्रेफरेंस दोगे यार, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखो, आपका यही क्वेश्चन फिर से भी आया हुआ है, देखो आपको ये क्या क्या इसमें करना है, एक तो हर्सले एंड चेज एक्सपेरिमेंट को कवर कर लेना यार, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रिफ्टन एक्सपेरिमेंट को कर लेना, ठीक है। मैकलॉड, एमसी-कार्टी और ओर्ट्सवाल्ड वाला जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का उन्होंने प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई किया था, वो चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को लगा बिल्ली आई है, चलो, तो वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो एट द एंड उससे एक ही बार क्वेश्चन आया, वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आज तक कुछ टॉपिक से आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। ये सब मेरे को कैसे मालूम है, देखो ये सब चीजें मैं एग्जाम दे चुका हूँ यार, 12वीं का एग्जाम हमने भी दिया है बायो का, ऐसा नहीं है। तो मैं अपने टाइम पे इसी तरीके से पढ़ता था कि एक कंक्लूजन निकाला कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे आने की कितने क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, और मेरा एक सैंपल पेपर खुद ही तैयार हो जाता था। एट द एंड मैं सारी चीजें आपको भी सिखा दूंगा, बट धीरे धीरे आप सीखोगे, ठीक है। अब ये चीजें मैं थोड़ी सी और स्पीड में कर दूंगा वीडियो को, तो आपको और थोड़ा स्पीड लगेगा। चलो, तो आपको हर्सले एंड चेज एक्सपेरिमेंट को कर लेना है। फिर ये देखो सेंट्रल डोगमा, ये पुराने टॉपिक का एक क्वेश्चन था। सेंट्रल डोगमा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं एट द एंड। रो यार, कभी कभार नहीं ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, चलो मैं इसकी जगह कोई और कलर रेडी ले लेती हैं। सेंट्रल डोगमा, ओके। फ्रांसिस क्रिक, देखो फ्रांसिस क्रिक ने जो प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ द बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रिफ्टन एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफ्टन एक्सपेरिमेंट को समझाना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक तो ग्रिफ्टन एक्सपेरिमेंट को समझाना है, जो उन्होंने चूहा मार पे किया था, मार के चूहा किया था, जैसे कि यही पास होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, चलो इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। 60 सबसे पहले सेंट्रल डोगमा समझाया। सेंट्रल डोगमा इज बेसिकली होता क्या है, ये कुछ नहीं है, डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए में किस तरीके से फ्लो कर रही है, और ये पॉलीपेप्टाइड यानी आपका किस पे सिंपल सा पॉलीपेप्टाइड इज योर स्किल विद प्रोटीन में किस तरीके से हो रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बस यही तो सेंट्रल डोगमा में समझाया गया। और सेंट्रल डोगमा एक और वो रिप्लिकेशन को भी समझाता है। तो रिप्लिकेशन में कैसे डीएनए से आरएनए रिप्लिकेट करेगा, और ये फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, वही चीज फिर से समझा गया। तो इसका एक्सपेंड फॉर्म यही है, वैसे वो, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करोगे तो देखो एक्सेप्शन भी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर एक एक्सेप्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर एक्सेप्शन क्यों है भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज कर लेते हैं हम एज अ एंजाइम की तरह। तो अपना होता क्या है कि हमारे पास सबसे पहले डीएनए रहता है, देखो यहाँ पास क्या है, डीएनए से डीएनए बनना है, रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनने को रिप्लिकेशन बोलते हैं। फिर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। बट एमआरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। एक अलग ही प्रोसेस है, डीएनए से डीएनए बनना था रिप्लिकेशन होने के बाद, फिर एमआरएनए बनना था, ये प्रोसीजर होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, ओके। अब ये इस क्वेश्चन का एक और ये पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफ्टन एक्सपेरिमेंट। ये मैं कुछ और ही समझा दिए, सेंट्रल डोगमा यहाँ भी चल रहा है क्या, हाँ, ठीक है। ये देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल चूहा मार दवा, अच्छा यही है, ये देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मैकलॉड, एमसी-कार्टी और ओस्वाल्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, ये यही है, ठीक है। हाँ दे दीजिए, ये इसके ऊपर से आज तक भी यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये आरवी मैकलॉड, एमसी-कार्टी ने ट्रांसफॉर्म बायोकेमिकल नेचर को समझाना था, तो इससे यही वाला बस क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो कि उन्होंने सबसे पहले प्रोटीएज, प्रोटीन के लिए यूज किया था, आरएनएस के लिए यूज किया था, लाइपेज डीएनए के लिए डीएनए यूज किया। इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले भी आ चुका है, तो आप चाहो तो उसको सजेस्ट कर सकते हो। तो प्रोटीएज जब किया तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, आरएनए किया तो आरएनए डाइजेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट जनरेशन में अपन ने देखा कि भैया ना आरएनए और प्रोटीन जब खत्म हो गया तो डीएनए ही सिर्फ था जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा था, यानी एस10 सेल्स को कंटेन कर रहा था, यानी उनकी प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहा था, ठीक है। बट जब अपन ने यही सेम टू सेम केस आरएनए डीएनए लेकर के किया तो प्रोटीन को नहीं किया था। देखो
सिंपल सी अब स्टेप अगर बताओ तो किस तरीके के हैं। एक तरीके सबसे पहले हम क्या करते थे, प्रोटीएज यूज कर लेते थे और आरएनएज यूज कर लेते थे। ठीक है, ये दोनों यूज किया तो हमने क्या किया, अगर ये दोनों एंजाइम यूज कर ले तो सबसे पहले तो प्रोटीन तो खत्म हो चुका है, आरएनएज यूज कर लिया तो आरएनए खत्म हो चुका है, ये दोनों निपट गए। अब अगर ये दोनों है ही नहीं भाई तो बचा क्या, डीएनए बचा। डीएनए के लिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम यूज नहीं किए। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमने देखा भैया डीएनए ट्रांसफर हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है भैया। यानी जो आपका माउस था ना उसमें आप देखे कि उस जो आर स्ट्रेन वाले माउस थे उनमें एस स्ट्रेन की जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसे, इसी तरीके से यानी डीएनए की मदद से ही ट्रांसफर हुई थी। खत्म यार। बट वही चीज उन्होंने जब इसी सेम टू सेम प्रोसीजर को इस तरीके से किया तो इस बार प्रोटीएज यूज किया और डीएनए भी यूज कर लिया। अब इसके कारण क्या होगा, ना तो प्रोटीन रहेगा ना तो डीएनए रहेगा, ये दोनों तो रहेंगे नहीं। रहेगा क्या, रहेगा सर इस बार तो आरएनए। अब देखा आरएनए तो नहीं कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, यही सेम टू सेम प्रोसीजर फिर से उन्होंने क्या किया, इस बार डीएनए ले लिया और आरएनए ले लिया। ये दोनों के लिए तो मतलब डीएनए तो अब नहीं है, आरएनए भी नहीं है। अब ये दोनों अगर नहीं है तो बचा क्या, आरएनए प्रोटीन बचा है। अब प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के लिए प्रोटीएज इस बार नहीं यूज किया, प्रोटीन को डाइजेस्टिव, तो प्रोटीन तो बचा है बट प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मेशन कर ही नहीं रहा है। कर कौन रहा था, सिर्फ कर कौन पा रहा था, डीएनए ही इस एक्सपेरिमेंट में कर पा रहा था। इससे ये मालूम चला कि बायोकेमिकल नेचर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का होता है दैट्स योर डीएनए है, नॉट ये, ना ही ये आरएनए है, ना ही ये प्रोटीन है। उस समय उस एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूजन निकला था। इसी चीज को समझाना है, ये क्वेश्चन एक ही बार आया हुआ ऐसे। ठीक है, अब देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये देखो हर्सले एंड चेज एक्सपेरिमेंट अपने को समझाना है यहाँ पर। फिर अपने को वायरसेस के केसेस पे कैसे उन्होंने यूज किया था। हर्सले एंड चेज एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने, सिंपल सा प्रोसीजर से यूज किया था, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया को यूज किया था। एक ऐसी बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज कर सकती थी, ऐसे वायरस जो निमोनिया कॉज करता है बैक्टीरिया में, उस चीज को यूज किया था और उसकी मदद से उन्हें हर्सले एंड चेज ने ये शो किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है। या इसके क्वेश्चन के ऊपर देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं हर्सले एंड चेज एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो भाई हर्सले एंड चेज को भी तैयार कर लेना, ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके 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 ओके। यही चीज हर्सले एंड चेज एक्सपेरिमेंट देखो, हर्सले एंड चेज एक्सपेरिमेंट फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ देखो एमसी कार्टी, ये देखो एक और ये क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी हर्सले एंड चेज एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक गर्टन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसके बाद ये तो और वाला है, और में आए हुए थे, बाकी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए। ठीक है, ओके, ये देखो और में आया हुआ है। तो ये देखो ओसवाल्ड, मैकलॉड और एमसी कार्टी के ऊपर भी क्वेश्चन आया, पर ग्रिफ्टन देखो, ग्रिफ्टन के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में तीनों ही याद कर लेना यार, चलो तीनों कर लोगे। ये देखो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको स्टडी करना है और अपने बताना है। स्टडी द फ्लो चार्ट को पढ़ो और आंसर करो क्वेश्चन का। असिस्टेंट इनटू द माउस स्टैंड। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना यार एक बार, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम और क्रोमाटिन ये क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। जैसे हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, जब H1 के अलावा H2A, H2B, H3 एंड H4 और इनके अगर दो मॉलिक्यूल्स मिलकर जाते हैं तो हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्मेशन होता है। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर फर्दर जब डीएनए, ये क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जब डीएनए की रैपिंग हो जाती है दैट्स योर न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और न्यूक्लियोसोम कि जब फर्दर कंडेंसेशन हो जाता है तो ये आपका क्रोमाटीन कहलाता है। सिंपल सी बात है, उसी चीज को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ये आपके दोनों में यूक्रोमेटिन ऐसे होते हैं जो लाइट स्टेन करते हैं, मतलब लूजली पैक होते हैं, लूज पैक होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक होते हैं। इसी चीज को आपको समझाना है। बाकी आई थिंक सो एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये तो पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ कहाँ से आ गया भाई, चलो ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे यार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ये कभी और करूंगा। या तो आप ये टॉपिक अगर ऊपर की टॉपिक तैयार कर लिए ना तो फिर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब एट द एंड हम कंक्लूजन पे पहुंचना है अपने वीडियो के, ठीक है, कि हमें क्या क्या टॉपिक कैसे तैयार कर रहा है और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सर टॉपिक क्या है। तो इसके लिए आप पहुंच जाओ पेज नंबर 5 पे पीडीएफ के।
ठीक है। अब यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया अपनी तरफ से कंक्लूजन करते हुए। ठीक है, तो जो आपका जैसे मेरे हिसाब से तो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको मैंने एरो कर दिया। डीएनए रिप्लीकेशन आप कर ही कर लोगे, क्योंकि आप देखो इसमें से आपके 3 मार्क्स के काफी क्वेश्चन आए हैं। 30 ये देखो 4 क्वेश्चन 10 सालों में आए हैं। ठीक है, इसके बाद से आपके 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए हुए। आप ट्रांसक्रिप्शन मस्ट कर लोगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाई ट्रांसक्रिप्शन से आए हो, चाहे वो 5 मार्क्स की बात करो और चाहे आप 3 मार्क्स की बात करो। क्वेश्चन भरमा के 3 मार्क्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट भैया ट्रांसक्रिप्शन है। फिर आप, मैं बोलूंगा इसके अलावा अगर आपको तो समय बच रहा है, समय नहीं चाहिए, ये 4 टॉपिक तो करना ही है, समय बच रहा है तो फिर ये ऊपर के टॉपिक करोगे, बट ये 4 टॉपिक मत करोगे। डीएनए मॉडल को कर लेना यार। डीएनए मॉडल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। जब मैंने अटेंड किया पूरा का पूरा, तो मैंने देखा कि डीएनए मॉडल से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल से आपके 5 मार्क्स के टर्म्स में बहुत ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 टॉपिक आपको सबसे पहले कर लेना है भाई साहब। ठीक है, अब इसके बाद आपके कुछ ऐसे टॉपिक थे जिससे बहुत कम क्वेश्चन आए, जो यहाँ पास इंडिकेटेड है। सेंट्रल डोगमा के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, ये 60 वाला एक क्वेश्चन आया था और एक शायद तक एक और क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स देख लोगे, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है जो अपन ने सबसे आखिरी में दिया। डिसऑर्डर से एक देख लोगे, 70 वाला क्वेश्चन है, बाकी और इससे क्वेश्चन नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एक रफ इंपॉर्टेंट है दोनों साइड से टर्म से, तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके जी, तो अभी आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करना है, मैं जिनके मेजर आपको बोलूंगा यार, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फुल वीडियोस को उसको जाके देख ही लेना। एक तो डीएनए रिप्लिकेशन भैया आप कर ही कर लोगे, ट्रांसक्रिप्शन कर लोगे। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको करना ही करना है, बाकी आप चाहे दूसरे छोड़ ही दो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डीएनए मॉडल, डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। ओके जी, चलो तो अभी अपन चलते हैं अपने पहले नंबर पेज पे और इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो बस भाई साहब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप सून, हमें बहुत ज्यादा मजा आया इस टॉपिक को कराने के लिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्द ही। इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में अपन करेंगे इसके आगे का टॉपिक भाई। ठीक है, आगे के टॉपिक करेंगे जिसमें अपन समझेंगे कि जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है, उससे कितने क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा वो मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का भी नहीं बनेगा। ठीक है, छोटा सा ही बनेगा। अगली बार मैं क्या करूंगा कि पूरे चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा एक बार में एक चैप्टर, जैसे छोटा चैप्टर है तो जैसे आपका एक तो बायोटेक्नोलॉजी का पहला जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी बेसिक्स, वो छोटे चैप्टर है, तो उसको पूरा पूरा एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही टॉपिक में ले लूंगा। जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत वास्ट चैप्टर है भाई, इसको पढ़ाने के लिए टीचर 1 महीने तक पढ़ाए ना तो भी ये चैप्टर रहना चाहिए। ठीक है, तो जेनेटिक्स के क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, जो आपका 25% क्वेश्चन पेपर होता है वो जेनेटिक्स से आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर 70 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भैया 20-25 मार्क्स तो इसी से आ जा रहा है, तो बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ वाले टॉपिक पे। बाकी इस वीडियो कैसा लगा और आप इसके एनालिसिस पार्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको मस्त तैयार कर लेना है भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से उससे टॉपिक से इस बार क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा। और जो क्वेश्चन दिया मैंने इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिया डिट्टो वही क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से। ठीक है, उस टॉपिक है, या तो आप पूरा टॉपिक तैयार कर लो, क्वेश्चन अटेंड कर लेना, और या तो आप ये क्वेश्चन अटेंड कर लेना, आपका टॉपिक अपने आप बन जाएगा। दोनों ही इंटरमीडिएट एक दूसरे से लिंक है। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जेबी वर्ल्ड क्लासेस के साथ आपकी और हमारी क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत मजा यार। हाँ, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए यार, मेहनत हो रही है आपके लिए।